हेलो जी, हेलो। कैसी है पब्लिक? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के इस सेशन में। और हम लोग कर रहे हैं बेटा फॉर्म सेट सी इंटरनेशनल टैक्सेशन की क्लासेस। और इसी सीरीज में आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ये आपको बताएगा कि किस तरीके से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स वगैरह जो हैं वो अपने पास बनाए जाते हैं, उनमें किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिना देरी करे आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो राजा बेटा, बीईपीएस का मतलब है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। सर ये ना एक बीमारी है, ये ना एक बीमारी है, बीमारी है सर, बीमारी है कह लीजिए। टैक्स की दुनिया में ये महामारी है। जैसे कोविड एक महामारी बीमारी थी ना, जो लोगों को क्या कर रही थी, लोगों को मार रही थी, लोगों की जान जा रही थी कोविड में। वैसे ही टैक्सेशन की दुनिया में ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये भी क्या है, एक तरीके की बीमारी है। ये भी क्या है, एक तरीके की बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है सर, इस बीमारी में क्या होता है सर, इस बीमारी में जो एमएनसीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ये लोग क्या करती हैं सर, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं ये लोग क्या करती हैं सर, ये लोग अपना प्रॉफिट शिफ्ट करती हैं सर, ये लोग अपना प्रॉफिट शिफ्ट करती हैं सर। कहां से शिफ्ट करती हैं? फ्रॉम हाई टैक्स पेइंग कंट्री, फ्रॉम हाई टैक्स कंट्री टू लो टैक्स कंट्री। जहां पे लो टैक्स है, लो टैक्स है या फिर नो टैक्स है। मतलब बीईपीएस एक तरीके की स्ट्रेटजी है, बीईपीएस एक तरीके की स्ट्रेटजी है जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं ये फॉलो करती हैं। और इस स्ट्रेटजी में क्या करती हैं सर, ये लोग अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको शिफ्ट कर देती है हाई टैक्स कंट्री से लो टैक्स या फिर नो टैक्स कंट्री के अंदर, इसको शिफ्ट कर देती हैं। सर ये तो बिल्कुल वही बात हो रही है जो आपने हमको ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ाई थी। हाँ बेटा, बिल्कुल वैसा ही है। ट्रांसफर प्राइसिंग में भी मैंने आपको यह बताया था कि जब दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है तो इंडिया वाली जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है वो अपना प्रॉफिट कम करने की कोशिश करती है, क्योंकि इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है और उस कंट्री की एई के पास ज्यादा प्रॉफिट पहुंचा देती है जहां पे टैक्स रेट्स कम है या फिर टैक्स रेट्स है ही नहीं। राइट? जो ट्रांसफर प्राइसिंग में होता है, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, वो भी एक तरीके का बीईपीएस ही है। बीईपीएस में बेस इरोजन का मतलब क्या है? बेस इरोजन का मतलब है कि जिस कंट्री में आपने इनकम कमाई है, आप उस कंट्री का बेस खत्म कर रहे हो, इनकम को दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दे रहे हो। तो जैसे आपने इनकम इंडिया में कमाई है और इस इनकम को किसी भी तरीके से, किसी भी स्ट्रेटजी से जब आप लेट्स से मॉरिशस में शिफ्ट कर दो जहां पे टैक्स नहीं है, केमन आइलैंड में शिफ्ट कर दो जहां पे टैक्स नहीं है, दुबई में शिफ्ट कर दो जहां पर टैक्स नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसी स्ट्रेटजी लगाकर आपने इनकम को क्या किया, हाई टैक्स वाली कंट्री से मूव करवा दिया लो टैक्स या फिर नो टैक्स वाली कंट्री पे। तो आपने हाई टैक्स वाली कंट्री में क्या किया, अपनी इनकम का बेस इरोड कर दिया। इरोड करना मतलब खत्म कर देना। आपने उसका बेस इरोड कर दिया और प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया ऐसी कंट्री में जहां पे कम टैक्स लगता है। इसको बोलते हैं सर बीईपीएस। दिस इज अ बीमारी, दिस इज द बीमारी। जितनी भी कंट्रीज हैं उनके टैक्स का लॉस होता है बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिस जो कंट्रीज हैं उनके टैक्स रेवेन्यू का नुकसान होता है। तो कंट्रीज के लिए ये एक तरीके की क्या है, फाइनेंशियल बीमारी है। गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू जो है ये कम कर रही है, ये महामारी है गवर्नमेंट के लिए। तो दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, इन्होंने मिलकर मेरे बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, ओईसीडी। एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया ओईसीडी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज ने मिलकर ओईसीडी फॉर्म किया। जैसे आपका ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स, जिसमें आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब पार्ट वो मेंबर हैं। आपका यूनाइटेड नेशंस है जहां पे बहुत सारी कंट्रीज क्या हैं, मेंबर है। डब्ल्यूएचओ है, ठीक है। तो ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या काम करते हैं सर?
ये वर्ल्ड में जितने भी मेंबर्स हैं उनके, जितने भी कंट्रीज हैं उनके, उनके लिए हित की बात करती है, उनके लिए हित की बात करती है, उनके हित की बात करती है। जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो आपस में ट्रेड को प्रमोट करने का काम करती है, वो आपस में ट्रेड को प्रमोट करने का काम करती है। ब्रिक्स क्या कर रही है सर? ब्रिक्स जो है वो डॉलर की जो पावर है, जो डोमिनेशन है, उसको कम करने का काम कर रही है। ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं वो आपस में जब ट्रेड करते हैं तो वो लोग अपनी होम करेंसी में ट्रेड करते हैं, वो लोग डॉलर्स में ट्रेड नहीं करते, ताकि जो डॉलर की डोमिनेंस है उसे कम किया जा सके। तो ऐसे ही एक OECD बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो इस OECD की मेंबर हैं। इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, इंडिया जो है वो OECD का मेंबर नहीं है। बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो इस OECD की मेंबर्स हैं। जैसे मैं आपसे कहूं USA, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोग इसके मेंबर्स हैं। और ये OECD क्या करता है सर? ये OECD क्या करता है? ये OECD जो MNCs ये बेप्स ट्राई करते हैं ना, ये इनको आइडेंटिफाई करता है। MNCs जो ये अलग अलग प्रैक्टिसेस करती हैं, अलग अलग बेप्स की स्ट्रेटजी लेकर आते हैं, जिससे वो एक कंट्री से इनकम कमाते हैं और वहां पे कम टैक्स देते हैं और दूसरी कंट्री में ले जाते हैं। इस बेप्स की प्रैक्टिस को जो ये MNCs कर रही हैं, इस बेप्स की प्रैक्टिस को जो ये MNCs कर रही हैं, OECD उन प्रैक्टिसेस को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाता है, लॉ बनाता है, प्रोविजंस बनाता है, आइडियाज देता है। तो OECD क्या कर रहा है सर? OECD बेप्स को आइडेंटिफाई करता है, अलग अलग स्ट्रेटजीज जो MNCs कर रही हैं, बेप्स की अलग अलग स्ट्रेटजीज जो MNCs कर रही हैं बेप्स की, उनको OECD आइडेंटिफाई करने का काम करता है और उसे कैसे काउंटर किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए आइडियाज और प्लान्स बताता है। और फिर ये रिस्पेक्टिव कंट्रीज के ऊपर छोड़ देता है कि आपको इन आइडियाज को अपने टैक्स लॉ के अंदर लेकर आना है कि नहीं लेकर आना है। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, आपको लेकर आना है कि नहीं लेकर आना है। तो इंडिया वाले भले इस OECD के मेंबर्स नहीं है, लेकिन इंडिया वाले लुक अप टू करते हैं OECD के इन आइडियाज के ऊपर, इन प्लान्स के ऊपर, इन स्ट्रेटजीज के ऊपर। जैसे हम लोगों ने ट्रांसफर प्राइसिंग में एक प्रोविजन पढ़ा था 94B, याद करो, थिन कैपिटलाइजेशन वाला, जिसमें आपको मैंने कहा था कि आप 30% एबिटा से ज्यादा इंटरेस्ट का खर्चा अलाउ नहीं करोगे। ये कहां लिखा हुआ है सर? सर ये OECD के एक्शन प्लान नंबर 4 में लिखा हुआ है सर, OECD के एक्शन प्लान 4 में लिखा हुआ है। तो इंडिया को OECD की जो बातें अच्छी लगती हैं, इंडिया को OECD की जो बातें अच्छी लगती हैं, इंडिया उन बातों को क्या करती है? अडॉप्ट कर लेती है और अपने टैक्स लॉ के अंदर इंसर्ट कर देती है। जैसे मैंने आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में ही एक कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग का प्रोविजन पढ़ाया था, तो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग का भी जो आइडिया था वो किसने दिया था? OECD ने ही दिया था। इंडिया को ये बात अच्छी लगी कि इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाएगी, हमें ग्रुप कंपनीज के बारे में सब पता चल जाएगा। तो सर इंडिया ने उस चीज को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। तो इंडिया लुक अप टू दिस डिसीजंस, दिस प्लान्स, दिस स्ट्रेटजीज ऑफर्ड बाय द OECD एंड वो अकॉर्डिंगली उसको अपने एक्ट के अंदर क्या कर लेते हैं? इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो हमें इस चैप्टर के अंदर OECD के टोटल 15 एक्शन प्लान्स हैं। OECD के टोटल 15 एक्शन प्लान्स हैं। ये एक्शन प्लान्स क्या हैं सर? अलग अलग स्ट्रेटजी के लिए अलग अलग एक्शन प्लान सजेस्ट किया है OECD ने। एक्शन प्लान्स मतलब काउंटर स्ट्रेटजी। अगर MNC प्रॉफिट शिफ्ट कर रही है, अगर MNC प्रॉफिट शिफ्ट कर रही है तो एक्शन प्लान क्या करेगा? उस प्रॉफिट शिफ्ट को रोकेगा। अगर MNC प्रॉफिट शिफ्ट कर रही है तो एक्शन प्लान उस प्रॉफिट को क्या करेगा? रोकेगा। तो MNC किन किन तरीकों से प्रॉफिट को शिफ्ट कर सकती है, उन तरीकों को OECD ने आइडेंटिफाई किया और उनको कैसे काउंटर करना है ये 15 एक्शन प्लान्स में बता दिया। हर एक प्लान में अलग अलग स्ट्रेटजी को एड्रेस किया गया है।
हर एक प्लान में अलग अलग स्ट्रेटजी को क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है। हमें वो 15 एक्शन प्लान्स क्या करने हैं, समझने हैं। ठीक है, समझने हैं। 2-3 बार रीड करोगे दिमाग में सेट हो जाएंगे, एकदम रटने नहीं पड़ेंगे आपको, एकदम रटने नहीं पड़ेंगे। तो सर मीनिंग क्या है बीईपीएस का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बीईपीएस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द BEPS refers to the tax strategy that exploits the gap and mismatch in the tax rules to make the profit disappear or to shift the profit where there is no tax or the low tax. तो बीईपीएस एक स्ट्रेटजी है जिस स्ट्रेटजी के चलते हम क्या करते हैं, जिस कंट्री में टैक्स रेट ज्यादा है वहां पर प्रॉफिट्स को डिसअपीयर कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं प्रॉफिट्स को, और प्रॉफिट को शिफ्ट कर देते हैं उस कंट्री में जहां पर या तो टैक्स है ही नहीं या तो कम टैक्स है। सर इस बीईपीएस से क्या नुकसान होते हैं? What are the adverse effects of BEPS? Sir, government has to cope up with the less revenue and the higher cost. गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, गवर्नमेंट के खर्चे जो होंगे वो कैसे मीटअप हो पाएंगे? इट लीड्स टू अंडर फंडिंग ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे बनाएगी, गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे बनाएगी, गवर्नमेंट रोड्स कैसे बनाएगी, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे करेगी? इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी। जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर ग्रेटर बर्डन आ जाएगा। ठीक है, तो आप अभी भी देखते हो कि अगर आप थोड़ा बहुत भी नोटिस करते हो, हर बार बजट में आता है कि इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है। तो जो कॉर्पोरेट्स है, जो कंपनीज हैं, वो एक्चुअली में दे आर पेइंग लेस टैक्स एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स। आप और मैं ज्यादा टैक्सेस देते हैं एज कंपेयर टू बड़ी बड़ी कंपनीज, अडानी, अंबानीज। तो ये दिक्कत आएगी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जबकि ज्यादा मोटा प्रॉफिट कौन कमा रही है, एमएनसीज कमा रही है। तो एमएनसीज को ज्यादा टैक्स देना चाहिए, जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं इन्हें ज्यादा टैक्स देना चाहिए। लेकिन ये कॉर्पोरेट हाउसेस क्या करते हैं सर, ये बेप्स का फायदा उठाते हैं सर ये ऐसी स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाई करते हैं या यूज करते हैं जिससे ये इंडिया में अपने प्रॉफिट्स को क्या कर देते हैं सर, कम कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा टैक्स का बर्डन आता है। जो एंटरप्राइज है डोमेस्टिक मार्केट में फेस डिफिकल्टी इन कंपीटिंग विद द एमएनसीज। सर जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट में कंपनीज हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट में कंपनीज हैं, उनको कंपीट करने में दिक्कतें आएंगी एमएनसीज के साथ। भाई एमएनसीज के पास क्या है सर, वो मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल है। वो अपने ग्रुप वाइज रेवेन्यू को देखती हैं। जैसे मेरी कंपनी मल्टीपल कंट्रीज में चल रही है, लेट्स से 4 कंट्रीज में चल रही है, तो मैं चारों कंट्रीज का मिलाकर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखता हूं ना। मैं चारों कंट्रीज का मिलाकर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखता हूं कि मैंने कंसोलिडेटेड में कितना रेवेन्यू कमाया, मैंने कंसोलिडेटेड में कितने खर्चे करे, मैंने कंसोलिडेटेड में कितना प्रॉफिट कमाया, कंसोलिडेटेड में मैंने कितना टैक्स दिया, और नेट मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा। तो एमएनसीज क्या करती हैं, ऐसी प्रैक्टिस करती हैं जिससे वो उस कंट्री में कम टैक्स दे जहां पर टैक्स रेट ज्यादा है, और प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती है उन कंट्रीज में जहां पर टैक्स रेट कम है। इससे क्या होता है, एमएनसीज की पॉकेट में ज्यादा पैसा आता है, और जब ज्यादा पैसा आता है तो उनकी ग्रोथ भी बहुत तेज होती है, और वो मार्केटिंग भी अच्छे से कर पाते हैं, एडवर्टीजमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं, मार्केट को बढ़िया तरीके से केटर कर पाते हैं। वहीं पे जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज है, जो विद इन अ कंट्री ऑपरेट कर रहे हैं, उनके पास बेप्स की कोई करने की स्ट्रेटजी नहीं होती, उनके पास बेप्स का कोई ऑप्शन नहीं होता। दे एंड अप पेइंग द हाई टैक्सेस, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जेब में प्रॉफिट्स कम बचते हैं। तो उनको बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कंपीट करने में क्या आती है सर, दिक्कत आती है। सर क्या नीड आई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की टू प्रोटेक्ट द टैक्स सोवरेनिटी? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि OECD बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ, क्यों इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ? ताकि हम एमएनसीज की इन प्रैक्टिस को क्या कर सकें, रोक सकें। इंटरेक्शन ऑफ सेपरेट सेट ऑफ डोमेस्टिक लॉज enforced by the countries causes frictions for MNCs. It also causes gaps in cases where the corporate income is untaxed in both residence and source country and is taxed only at a nominal rate. BEPS relates primarily to instances where the interaction of different tax rules leads to double non-taxation. कह रहा है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की नीड क्यों आई, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की नीड क्यों आई? सर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की नीड इसलिए आई ताकि हर कंट्री में ऑलमोस्ट सेम तरीके के टैक्स लॉज हो और एमएनसीज उन टैक्स से बच ना पाए।
अभी क्या हो रहा है, एमएनसीज अलग अलग कंट्रीज के जो टैक्स लॉज हैं उनका बेनिफिट उठा रही है, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो हर एक कंट्री का जो बेनिफिट वाला पार्ट है उसको यूज करके अपने टैक्सेस क्या कर लेती है, कम कर लेती है। एक्शन प्लान्स बनाए गए, किसने एक्शन प्लान बनाए, ओईसीडी ने बताया। ओईसीडी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। टोटल 15 एक्शन प्लान बनाए गए जो कि इस बेप्स को क्या करने वाले हैं, एड्रेस करने वाले हैं। फंडामेंटल पिलर्स क्या हैं ऑफ दीज एक्शन प्लान्स? सर, इंट्रोड्यूसिंग द कोहेरेंस इन द डोमेस्टिक रूल्स, reinforcing of the substance requirements in the international standard, improving the transparency and the tax certainty। तो फंडामेंटल ऑफ द पिलर्स ऑफ द एक्शन प्लान क्या है सर? ये बस ये चाहते हैं कि आपके कोहेरेंस आए इन द डोमेस्टिक रूल्स। कोहेरेंस मतलब कि सर बराबर का हिसाब किताब होना चाहिए, बराबर का हिसाब किताब होना चाहिए। मतलब अगर डोमेस्टिक कंपनी को टैक्सेस देने पड़ रहे हैं तो एमएनसीज को भी देने पड़े, वो अपने प्रॉफिट्स शिफ्ट ना कर पाए। ट्रांसपेरेंसी निकल कर आए और टैक्स सर्टेनिटी निकल कर आए। ट्रांसपेरेंसी इन सेंस एमएनसीज जो है वो अपनी ग्लोबल इनकम को रिपोर्ट करें, तो सीबीसी कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, सीबीसी कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी हुई, उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी हुई। इंडिया को पता है कि आपकी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कंपनीज हैं, अलग अलग जो आपके एईज हैं, उन्होंने क्या कमाया, कितना कमाया। भाई अगर आपकी पेरेंट कंपनी यूके में है और उसकी अलग अलग एसोसिएटेड एंटरप्राइज है इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, तो एटलीस्ट इंडिया को पता है कि हर कंट्री में आपने क्या कमाया, आपने कितना प्रॉफिट बनाया, आपने कितनी सेल्स करी, आपकी कितनी एसेट्स है। तो इससे क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, टैक्स सर्टेनिटी बढ़नी चाहिए। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आपसे हमें कितना टैक्स मिलेगा। आप टैक्स को बचा नहीं पाओगे, आप टैक्स से बच नहीं पाओगे, राइट? ओके, तो सबसे पहला जो एक्शन प्लान यहां पर निकल कर आ रहा है, ये प्योर थ्योरेटिकल है, इससे एग्जाम में कुछ नहीं है, आपसे एग्जाम में इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। दिस इज थ्योरेटिकल पार्ट, इससे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। एग्जाम में अगर आएगा तो कहां से आएगा, एक्शन प्लान से आएगा, एक्शन प्लान से आएगा। सबसे पहला एक्शन प्लान ओईसीडी कहता है कि जो डिजिटल इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं, आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना। तो राजा बेटा याद करो, पिछले चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि हर कंट्री में एक रूल है कि आपकी बिजनेस इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब आपका उस कंट्री में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा। अगर आपका उस कंट्री में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो आपकी बिजनेस इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ये तब तक तो ठीक था जब तक ट्रेडिशनल बिजनेसेस चल रहे थे, लेकिन जब ये ऑनलाइन एरा आया, डिजिटली जब बिजनेसेस चलने लगे, तो गूगल जैसी कंपनी यूएसए में बैठे बैठे इंडिया में 4000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, जो कि टेक्निकली ट्रेडिशनल धंधे में इम्पॉसिबल है। ट्रेडिशनल धंधे में आपको इंडिया में आकर अपना ऑफिस, अपना फैक्ट्री, अपना ब्रांच खोलना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक अप दिस 4000 करोड़ ह्यूज रेवेन्यू। Whereas Google USA is making this huge profit because वो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है। वो अपनी होम कंट्री से बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से इंडिया की ऑडियंस को टारगेट कर रही थी, अपने जो वेबसाइट्स हैं उनका जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका फायदा उठाकर एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही। तो ओईसीडी ने कहा कि आपको आपके जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स हैं, आपको इनको बदलना पड़ेगा। आप लोग को सिग्निफिकेंट जो इकोनॉमिक प्रेजेंस है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये ओईसीडी का रिकमेंडेशन था कि आपको अपने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के रूल को बदलना पड़ेगा। आप वर्चुअल पीई का कॉन्सेप्ट लेकर आओ। वर्चुअल पीई क्या है? वर्चुअल पीई है कि मान लो अगर गूगल यूएसए है तो गूगल यूएसए की जो वेबसाइट है वो एक सर्वर पे चलेगी, और अगर वो सर्वर इंडिया में है तो हम मान लेंगे कि आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है। ये वर्चुअल पीई का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद ओईसीडी ने कहा कि आप इक्वलाइजेशन लेवी लगा सकते हो कि जो कंपनी डिजिटली आपके यहां से मोटा रेवेन्यू कमा रही है, आप उनसे इनकम टैक्स से हटकर एक इक्वलाइजेशन लेवी का
टैक्स लगा दो। तो इंडिया वालों को ये इक्वलाइजेशन लेवी का आइडिया बड़ा अच्छा लगा। उनको ये वर्चुअल पी का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि अगर हम वर्चुअल पी का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे तो जो बाहर की कंपनीज हैं वो इंडिया के सर्वर्स में अपनी वेबसाइट को रखेंगी नहीं। अरे भाई, अगर इंडिया के किसी सर्वर पे अगर आपकी वेबसाइट होस्टेड होगी तभी वर्चुअल पी इंडिया में होगा। अगर इंडिया के सर्वर में आपकी वेबसाइट होस्ट ही नहीं है तो वर्चुअल पी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। तो लोग क्या करेंगे, इंडिया में सर्वर पे अपनी वेबसाइट होस्ट ही नहीं करेंगे। वो श्रीलंका में कर लेंगे, पाकिस्तान में कर लेंगे, बांग्लादेश में कर लेंगे, नेपाल में कर लेंगे, दुबई में कर लेंगे। तो इंडिया को वर्चुअल पी का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा। इंडिया को ओईसीडी के रिकमेंडेशन में इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। उसने कहा कि ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो डिजिटली अपनी सर्विसेज और गुड सेल कर रहे हैं, हम इनके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लगाएंगे। तो ओईसीडी ने रिकमेंडेशन क्या करा कि जो डिजिटल इकोनॉमी चल रही है, ये जो डिजिटल इकोनॉमी चल रही है, इसका आप क्या करो, आप अपने जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है उसको अपडेट कर दो, यानी कि अमेंड कर दो। अब बिजनेस नोटेबल ऑनलाइन एक्टिविटी in a jurisdiction should be recognized as creating a P even without a physical location। कह रहा है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति आपकी कंट्री में डिजिटली एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा है, नोटेबल ऑनलाइन एक्टिविटी का मतलब सिग्निफिकेंट ऑनलाइन एक्टिविटी। ये नोटेबल की जगह पे आप सिग्निफिकेंट मतलब समझ लो। नोटेबल का मतलब यहां पे सिग्निफिकेंट। अगर कोई सिग्निफिकेंट ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहा है आपके जुरिस्डिक्शन में, तो आप मान लो कि उसका पी इंडिया में है। मान लो आपका पी इंडिया में है विदाउट अ फिजिकल लोकेशन। मतलब जैसे मान लो गवर्नमेंट एक रूल सेट कर दे कि अगर कोई भी कंपनी ऑनलाइन इंडिया में धंधा कर रही है और लेट्स से वो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, एज्यूम कर लो कि कोई भी कंट्री की कंपनी ऑनलाइन धंधा कर रही है, किसी भी कंट्री की कंपनी अगर ऑनलाइन धंधा कर रही है और इंडिया में लेट्स से वो 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रही है, तो हम ये मान लेंगे कि उस कंट्री का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने इंडिया में कोई भी ऑफिस, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी वेयर हाउस, कोई भी ब्रांच सेटअप नहीं करी है। मतलब अगर आप ऑनलाइन धंधा कर रहे हो और आप 50 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू इंडिया से कमा लो, लेट से कोई कंपनी ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट करती है, ऑनलाइन धंधा करती है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इंडिया से उसने 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, तो हम मान लेंगे कि उस कंपनी का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। मान लेंगे, डीम कर लेंगे। इसके बाद एग्जांपल देख लीजिए। अ ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजन कुड बी डीम्ड टू हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन अ कंट्री ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव यूजर बेस एंड डेटा ड्रिवन ऑपरेशन ट्रिगरिंग द लोकल टैक्स ऑब्लिगेशन। तो अगर आपका एक्सटेंसिव यूजर बेस आ जाए, अब ये एक्सटेंसिव यूजर बेस कौन डिसाइड करेगा? एक्सटेंसिव यूजर बेस डिसाइड करेगी आपकी वो लोकल गवर्नमेंट। याद करो, हम लोग जब एनआर टैक्सेशन पढ़ रहे थे और एनआर टैक्सेशन में हम बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में भी ये वाला पॉइंट आया था कि अगर मान लो आप ऑनलाइन काम करते हो और इंडिया में आपके 3 लाख से ज्यादा के यूजर्स हैं, तो उस केस में हम मान लेंगे कि आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है और आपको हम रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। तो वो चीज कहां से आई है? इसी ओईसीडी के प्लान से आई है। वर्चुअल फिक्स्ड बिजनेस लोकेशन, ये मैंने आपको बता दिया। वर्चुअल फिक्स्ड बिजनेस लोकेशन कि अगर आपकी वेबसाइट जो है वो इंडिया के सर्वर पे ऑपरेट कर रही है, वो इंडिया के सर्वर पे होस्टेड है, तो हम मान लेंगे कि आपका पी जो है वो इंडिया में है। जैसे एक फॉरेन कंपनी है, वो ऑनलाइन स्टोर चला रही है वाया क्लाउड सर्वर लोकेटेड इन द अनदर कंट्री, माइट बी ट्रीटेड हैव अ टैक्सेबल प्रेजेंस सिमिलर टू हाउ सम जुरिस्डिक्शन व्यू डेटा सेंटर यूज्ड बाय फर्म्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ठीक है। इसके बाद इंप्लीमेंटिंग द फाइनल विद होल्डिंग टैक्स।
इन्होंने कहा कि एक इक्वलाइजेशन लेवी का टैक्स निकाल दो जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे लगे, जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे लगे। तो इंडिया ने क्या किया बेटा, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने दो चीजें इस ओईसीडी से अडॉप्ट कर ली। इंडिया ने दो ही चीजें इस ओईसीडी से अडॉप्ट कर ली। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि डिजिटल इकोनॉमी को कॉम्बैट करने के लिए ओईसीडी ने क्या एक्शन प्लान दिया, क्या ओईसीडी की रिकमेंडेशंस थी, और इंडिया ने उन रिकमेंडेशन में से कौन सी रिकमेंडेशन को ऑप्ट किया। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि डिजिटल इकोनॉमी को लेकर ओईसीडी की क्या रिकमेंडेशंस है वो बताओ, और इंडिया ने उन रिकमेंडेशंस में से कौन सी रिकमेंडेशन ऑप्ट करी वो बताओ। तो ओईसीडी ने 3 रिकमेंडेशन दी। ओईसीडी ने कहा कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की जो रूल्स हैं, जो डेफिनेशन है, उसे आप अमेंड कर दो। अगर किसी कंपनी का इंडिया में एक्सटेंसिव यूजर बेस है, वो इंडिया में एक लिमिट से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो भले उसकी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, आप उसे डीम कर लो कि इसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। ये यूजर के बेस पे हो सकता है। लेट से किसी के 3 लाख या 5 लाख यूजर्स हैं इंडिया में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि भैया आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, डीम कर लेंगे। कोई बंदा अगर 10 करोड़ या 50 करोड़ या 25 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री की वो क्या लिमिट लगाना चाहती है, अगर उस लिमिट से ज्यादा रेवेन्यू कर रहा है, डीम कर लो कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है। वर्चुअल फिक्स लोकेशन का कॉन्सेप्ट आ गया कि सर अगर आपकी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के किसी सर्वर पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रही है, तो हम डीम कर लेंगे कि आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है। ओईसीडी ने तीसरा कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पे इक्वलाइजेशन लेवी लगा दो। तो ये 3 रिकमेंडेशंस ओईसीडी ने दिए। इसमें से इंडिया ने किसको ऑप्ट करा? सर इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी लगा दिया। पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, 2 तरीके से लगाया था। पहले गूगल के ऊपर लगाया था, मेटा के ऊपर लगाया था, और बाद में अमेजन के ऊपर भी लगा दिया था। इसके बाद सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला कॉन्सेप्ट इंडिया ने ऑप्ट कर लिया था। इंडिया ने ऑप्ट कर लिया था कि सर अगर आपके पास इंडिया में 3 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, इंडिया में अगर आपके पास 3 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, तो इसे हम सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में काउंट कर लेंगे, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में काउंट कर लेंगे, और आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया के साथ बन जाएगा। और फिर ऐसे केस में आप जो भी इनकम भले इंडिया के बाहर कमा रहे हो, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, it expands the scope of taxable income to include the substantial digital engagement in India. Example, streaming services like Netflix with the high revenue from the Indian subscriber or frequent user interaction could be taxed on income deemed source in India even without a physical office. तो section 9(1), section 9(1) एनआर का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बन गया, वो इनकम डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया, वो इनकम डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। तो मोटी मोटी चीज आपको समझ में आई। 3 रिकमेंडेशन आपके एक्शन प्लान 1 में दिए गए। एक्शन प्लान 1, एक्शन प्लान 1, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी के लिए, डिजिटल इकोनॉमी के लिए, डिजिटल इकोनॉमी के लिए 3 रिकमेंडेशन ओईसीडी ने दिए। तीन रिकमेंडेशन ओईसीडी ने दिए, 3 रिकमेंडेशन दिए। रिकमेंडेशन नंबर 1 कि आप जो पीई का रूल्स है उसे अमेंड कर दो, पीई के रूल्स को आप अमेंड कर दो। अगर किसी की सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस हैं विद इन द इंडिया, अगर किसी के सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस है विद इन द इंडिया, तो वहां पर आप डीम्ड पी लगा दो, उसे आप डीम्ड पी लगा दो विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस, उसे आप डीम्ड पी मान लो विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस, कि इसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी है फिर भी हम इसे यहां पर पी मान लेंगे। इसके बाद दूसरा उसने आपको रिकमेंडेशन दिया कि वर्चुअल पी का कॉन्सेप्ट निकाल दो। अगर आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया है, अगर आपने वेबसाइट को होस्ट किया है इंडियन सर्वर पे, तो उसे आपका डीम्ड पी मान लिया जाएगा कि आपका फिजिकल परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है।
यहां पे भी इसको डीम्ड पी मान लिया जाए, यहां पर भी इसको डीम्ड पी मान। और तीसरा रिकमेंडेशन उसने दिया था कि इक्वलाइजेशन लेवी लगा दो। इसमें से इंडिया ने क्या ऑप्ट किया सर? इंडिया ने क्या ऑप्ट किया सर? इंडिया ने दो चीजें ऑप्ट कर ली। इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी ऑप्ट कर लिया और इंडिया ने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला कॉन्सेप्ट ऑप्ट कर लिया, जिसको उसने यूज किया था बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में, जिसको उसने यूज किया था बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया में, डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। हम लोगों ने सेक्शन 9 पढ़ा था, सेक्शन 9 कि सर अगर आपकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है, तो हम इसे डीम करेंगे कि जो भी इनकम आपने कमाई है वो आपकी एक्रू अराइज इंडिया में हो रही है। ठीक है मालिक। इसके बाद एक्शन प्लान नंबर 2 आ गया। एक्शन प्लान नंबर 2 आ गया। एक्शन प्लान नंबर 2, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट में क्या होता है सर? इसमें इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है। एक्शन प्लान नंबर 2 में इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में यह प्रॉब्लम आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है मैं भी बताऊंगा। तो एक्शन प्लान 2 ओईसीडी ने दिया है हाइब्रिड मिसमैच के लिए, हाइब्रिड मिसमैच के लिए ये प्रॉब्लम आपको इंडिया में अराइज ही नहीं होती है। ये प्रॉब्लम आपको इंडिया में अराइज ही नहीं होती है। ये प्रॉब्लम आपको इंडिया में अराइज नहीं होती है। ये प्रॉब्लम इंडिया में अराइज नहीं होती। क्यों नहीं होती समझना, क्यों नहीं होती समझना। मान लो जी एक इन्वेस्टर है, मान लो जी एक इन्वेस्टर है, वो सिंगापुर का है। मान लो जी एक इन्वेस्टर है, वो अपने पास सिंगापुर का है, और हमारे पास एक कंपनी है, एक कंपनी है, वो कंपनी लेट से ऑस्ट्रेलिया की है, वो कंपनी लेट से ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। इन्वेस्टर जो है वो सिंगापुर का है और कंपनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया। इस इन्वेस्टर ने एक इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट किया है, एक इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट किया है, इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट किया है, एक इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट किया है, एक सिक्योरिटी इशू करी है। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपने पास इशू करा है ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने सिंगापुर के इन्वेस्टर को। ठीक है। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अपने पास इशू करा है, जो अपने पास इशू करा है ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने सिंगापुर के इन्वेस्टर को। ठीक है जी, सिंगापुर के इन्वेस्टर को इशू। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जो ऑस्ट्रेलिया के टैक्स लॉज है, जो ऑस्ट्रेलिया के टैक्स लॉज हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो टैक्स लॉज हैं, ऑस्ट्रेलिया के टैक्स लॉज में ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डेब्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इसको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और इसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इसे आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इन सिंगापुर। सिंगापुर में इसको एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया है हमारी कंपनी ने, ये डेब्ट है, ये डेब्ट है। लेकिन वहीं पर जो आपके सिंगापुर वाले हैं वो कहते हैं कि डेब्ट थोड़ा ना है, ये तो इक्विटी है। देखने का नजरिया अलग अलग है, देखने का नजरिया अलग अलग है। सिंगापुर का और ऑस्ट्रेलिया का देखने का नजरिया अलग अलग है। तो अब ये जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है वो इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बदले में इनको क्या देती है सर?
इनको क्या देती है सर? इनको इंटरेस्ट देती है, इनको इंटरेस्ट देती है, इनको इंटरेस्ट देती है। लेकिन क्या इक्विटी पे इंटरेस्ट आता है? नहीं, इक्विटी पे तो डिविडेंड आता है। तो सिंगापुर वाले इस रिटर्न को क्या मानते हैं सर? सिंगापुर वाले इस रिटर्न को क्या मानते हैं सर? इसको डिविडेंड मानते हैं। तो ये जो रिटर्न आया है, ये जो रिटर्न आया है वो सिंगापुर के लिए क्या है सर? वो सिंगापुर के लिए डिविडेंड है। और ये रिटर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है? इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट। प्लीज मेरी बात को सुनना, प्लीज मेरी बात को सुनना। ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, ऑस्ट्रेलिया वाले इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पे आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो। और सिंगापुर वाले इसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। तो इनको इक्विटी की इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलेगा, इनको इक्विटी की इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलेगा वो डिविडेंड है, वो डिविडेंड है। अब प्लीज समझना मेरी बात को, प्लीज समझना मेरी बात को। कंट्री ए जो ऑस्ट्रेलिया है, कंट्री जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है। ये इंटरेस्ट पीएल में जाके डेबिट होगा, ये इंटरेस्ट पीएल में जाके डेबिट होगा। पीएल में डेबिट होने से क्या होगा सर? इसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने से क्या होगा सर? इसको अल्टीमेटली टैक्स भी कम देना पड़ेगा, अल्टीमेटली इसको टैक्स भी कम देना पड़ेगा, इसको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। वहीं पे जो डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम है, वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो डिविडेंड को टैक्स नहीं करती, डिविडेंड को एग्जेम्प्ट करती हैं इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। क्यों एग्जेम्प्ट करती हैं? क्योंकि टेक्निकली कंपनी टैक्सेस पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसी को अपने शेयर होल्डर में बांटती है। तो कंपनी जब प्रॉफिट पे टैक्स दे चुकी है तो शेयर होल्डर के हाथ पे वही प्रॉफिट को दोबारा से टैक्स करने का रिवाज नहीं है। हमारा इंडिया थोड़ा अनोखा है, हमारी गवर्नमेंट थोड़ी लालची है। हमारी गवर्नमेंट कंपनी से प्रॉफिट पे भी टैक्स लेती है और बाद में टैक्स के बाद जब प्रॉफिट शेयर होल्डर के हाथ में जाता है तो शेयर होल्डर से डिविडेंड पे भी टैक्स लेती है, दो बार टैक्स लगा देती है, दो बार टैक्स लगा देती है। हमारा इंडिया एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। लेकिन सिंगापुर में जो डिविडेंड है ये एग्जेम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, ये एग्जेम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ। ये हाइब्रिड मिसमैच की वजह से, ये हाइब्रिड मिसमैच की वजह से ये जो रिटर्न था, ये जो रिटर्न था, इस रिटर्न पे कोई टैक्स लगा ही नहीं। हाइब्रिड मिसमैच की वजह से ये रिटर्न पे कोई टैक्स लगा ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में इस रिटर्न को इंटरेस्ट माना गया, पीएल में डेबिट हो गया, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को टैक्स कम मिला। ऑस्ट्रेलिया में इस रिटर्न को इंटरेस्ट माना गया जिससे ऑस्ट्रेलिया में प्रॉफिट कम हो गया और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को टैक्स कम मिला। और इस रिटर्न को सिंगापुर में डिविडेंड माना गया, डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट था। अल्टीमेटली सिंगापुर को भी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं मिला। तो ओईसीडी कहता है कि ये हाइब्रिड मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये हाइब्रिड मिसमैच नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक ही नजर से देखो, एक ही नजर से देखो। या तो आप इसे इक्विटी देखो, अगर आप इसे इक्विटी देखोगे, तो ऑस्ट्रेलिया ने अगर इसको डिविडेंड दिया तो कोई बात नहीं, डिविडेंड तो टैक्सेस के बाद जाता है तो आप यहां पे टैक्स लगा पाओगे। और या तो आप इसे इंटरेस्ट की तरीके से देखो, तो ये अगर इंटरेस्ट देगा तो इसको खर्चा अलाउड हो जाएगा और इसके हाथ में इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। यानी कि एटलीस्ट एक कंट्री को तो टैक्स मिले, एटलीस्ट एक कंट्री को तो टैक्स मिले। अगर इस रिटर्न को इक्विटी की नजर से देखोगे, इस इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी की नजर से देखोगे, तो रिटर्न विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। और रिटर्न अगर डिविडेंड है तो ऑस्ट्रेलिया को प्रॉफिट पे टैक्स मिलेगा, टैक्स के बाद जो बचेगा वो एज अ डिविडेंड बांटा जाएगा और वो सिंगापुर में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एटलीस्ट एक कंट्री को टैक्स मिला। या फिर आप इंस्ट्रूमेंट को डेब्ट की तरह देखो, तो ऑस्ट्रेलिया इसे इंटरेस्ट मान के खर्चा अलाउ करेगी, तो सिंगापुर इस इंटरेस्ट को इनकम मान के टैक्सेबल करेगी, राइट।
ये जो आप अलग अलग नजर रख के बैठे हुए हो कि एक बंदा इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी देख रहा है, एक बंदा इंस्ट्रूमेंट को डेप्ट देख रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? डबल नॉन टैक्सेशन हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है सर? हाइब्रिड मिसमैच की वजह से, हाइब्रिड मिसमैच की वजह से डबल नॉन टैक्सेशन हो रहा है। ना तो ऑस्ट्रेलिया को टैक्स मिल रहा है और ना ही सिंगापुर को टैक्स मिल रहा है। इट लीड्स टू डबल नॉन टैक्सेशन। ये मत समझ लेना कि ये वर्ड गलत है। नॉन टैक्सेशन क्या होता है? डबल टैक्सेशन होता है? नहीं, डबल नॉन टैक्सेशन भी होता है। दोनों कंट्रीज को इस पे कोई टैक्स का रेवेन्यू नहीं हो रहा। दोनों कंट्रीज को यहां पे कोई भी टैक्स का रेवेन्यू नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं डबल नॉन टैक्सेशन, डबल नॉन टैक्सेशन। अब ये चीज इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में तो हम डिविडेंड को वैसे भी टैक्सेबल कर देते हैं। अगर हाइब्रिड मिसमैच है भी, हाइब्रिड मिसमैच है भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया में डिविडेंड आ भी रहा है तो भी हम उस डिविडेंड पे टैक्स लगाएंगे, क्योंकि इंडिया वाले तो डिविडेंड पे टैक्स लगाते हैं, चाहे डोमेस्टिक कंपनी से आए चाहे फॉरेन कंपनी से आए। तो इंडिया को इस हाइब्रिड मिसमैच की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है ब्रांच मिसमैच। ब्रांच मिसमैच, ब्रांच मिसमैच, ब्रांच मिसमैच क्या होता है कि सर आपकी जो हेड ऑफिस होती है, लेट से वो कंट्री ए में है और ब्रांच ऑफिस जो है लेट से वो कंट्री बी में है। तो अब ब्रांच मिसमैच में क्या होता है कि हेड ऑफिस अपने खर्चों को अपने ब्रांच को एलोकेट कर सकती है। तो हेड ऑफिस अगर मोटा खर्चा कर रही है तो वो खर्चे को ब्रांच को एलोकेट करेगी और उस ब्रांच में ज्यादा खर्चा एलोकेट कर देगी जहां पर टैक्सेस ज्यादा हैं, ताकि उस ब्रांच का प्रॉफिट घट जाए और उस कंट्री में टैक्स कम देना पड़े। इसको बोलते हैं ब्रांच मिसमैच। मतलब जब हेड ऑफिस अपने खर्चे एलोकेट करती है तो उस ब्रांच को ज्यादा खर्चे एलोकेट कर देगी जिस ब्रांच कंट्री में आपके टैक्स रेट ज्यादा है, और जिस ब्रांच कंट्री में टैक्स रेट कम है वहां पर वो कम टैक्सेस एलोकेट करेगी, कम खर्चे एलोकेट करेगी। लेट्स से हेड ऑफिस लंदन में है, ब्रांच इंडिया में है और ब्रांच दुबई में है। तो दुबई में क्योंकि टैक्स नहीं है तो दुबई में क्या करा जाएगा? कम खर्चे एलोकेट करे जाएंगे ताकि दुबई में प्रॉफिट ज्यादा आए, और इंडिया में ज्यादा खर्चे एलोकेट कर दिए जाएंगे ताकि इंडिया में प्रॉफिट कम आए और हमें कम से कम टैक्स देना पड़े। इसको बोलते हैं सर ब्रांच मिसमैच। Discrepancy in the allocation of income and expenses between the branch and its HO lead to the tax evasion in both the branch and the HO. A multinational branch in country X incurs a loss offset against the profit in the country's Y's head office, leaving the income untaxed in both the location due to differing allocation. ठीक है, तो मोटा मोटा आपको बेस समझ में आ गया कि हाइब्रिड में क्या हो रहा है। एक कंट्री उसको डेप्ट की तरह देखती है, दूसरी कंट्री उसको इक्विटी की तरह देखती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डेप्ट की तरह देखती है वो इंटरेस्ट का खर्चा अपनी कंट्री में अलाउ कर देती है, और जो इक्विटी की तरह देखती है उस कंट्री में जब डिविडेंड आता है तो वो डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगाती, क्योंकि डिविडेंड इज यूजुअली एग्जेम्प्ट, राइट। ब्रांच मिसमैच में क्या होता है कि सर जहां पर टैक्स रेट ज्यादा है, जिस भी कंट्री में टैक्स रेट ज्यादा है, एचओ वहां पर ज्यादा खर्चे एलोकेट कर देती है और कम इनकम एलोकेट करती है, जिससे उस ब्रांच की इनकम कम निकले और टैक्स कम देना पड़े। और उस ब्रांच में ज्यादा इनकम और कम खर्चा एलोकेट करती है जहां पे टैक्स रेट कम है, ताकि वहां पे प्रॉफिट ज्यादा निकले और हमें कम टैक्स देना। तो ओईसीडी कहता है कि रिवाइज करो अपने टैक्स लेजिस्लेशन को और इनकम टैक्स ट्रीटीज को, ताकि आप एलिमिनेट कर सको मिसमैच। तो अब यहां पर इंडिया ने कुछ भी ऑप्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि इंडिया पहले से ही इससे प्रोटेक्टेड है। इंडिया कहती है कि सर ब्रांच के खर्चों पे भी हमने लिमिट लगाई हुई है। याद करो जब मैं आपको एनआर टैक्सेशन पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने ब्रांच के खर्चे के ऊपर भी लिमिट बताई थी कि ब्रांच के इतने ज्यादा खर्चे आप एलोकेट नहीं कर सकते। जब हम एनआर टैक्सेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ब्रांच वाला पॉइंट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? सर भूल गए, सर भूल गए, सर भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए, भूल गए। कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूं। हमने एक पॉइंट पढ़ा था जहां पे ब्रांच के खर्चों को रोक लगाई जा रही थी। ये देखिए, हमने एक सेक्शन 44C पढ़ा था, 44C, जहां पे आपके ब्रांच के खर्चे पे रोक लगाई जा रही थी कि एचओ इससे ज्यादा खर्चा ब्रांच में एलोकेट नहीं कर सकता। एक्चुअल जो खर्चा एलोकेट किया है या फिर 5%। तो ऑलरेडी क्या कर रखा है इंडिया ने? ऑलरेडी इंडिया ने इस चीज को केटर कर रखा है कि ब्रांच में ज्यादा खर्चा वैसे भी नहीं आ पाएगा।
ब्रांच में ज्यादा खर्चा वैसे भी नहीं आ पाएगा, इंडिया वालों ने उस पर पहले से लिमिट लगा रखी है। और हाइब्रिड मिसमैच का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया में डिविडेंड भी आएगा तो भी हम उस पर टैक्स ले ही लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद आता है एक्शन प्लान नंबर 3, स्ट्रेंथन द कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन, स्ट्रेंथन द कंट्रोल फॉरेन कॉर्पोरेशन, सीएफसी रेगुलेशन, सीएफसी रेगुलेशन, स्ट्रेंथन द कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन। अभी समझिएगा मेरी बात, समझिएगा मेरी बात को। मान लीजिए ये मैं हूं, मान लीजिए ये मैं हूं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि दुबई में ना, दुबई में मेरे लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। दुबई में जो आपकी प्रॉपर्टीज का रेंट है वो अच्छा मिलता है। दुबई में प्रॉपर्टीज का जो रेंट है वो अच्छा मिलता है। तो मेरे पास काफी सारा पैसा है, मैं दुबई की प्रॉपर्टीज में पैसा लगाना चाहता हूं। दुबई में अगर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई भी पेटेंट, कोई भी कॉपीराइट रजिस्टर कर लेता हूं और वहां पर मेरे को रॉयल्टी वगैरह मिलती है, तो वो भी मेरे को अच्छी मिलती है। और क्योंकि दुबई में कोई टैक्स नहीं है तो वहां पर भी मेरे को फायदा मिल सकता है, राइट। तो इस तरीके की मेरी मंशा है, इस तरीके की मेरी मंशा है कि मैं दुबई में क्या कमाना चाहता हूं सर, मैं दुबई में पैसिव इनकम कमाना चाहता हूं, मैं दुबई में पैसिव इनकम कमाना चाहता हूं, और मैं हूं आरओआर, मैं हूं आरओआर। अब अगर मान लो मैं दुबई में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता हूं, दुबई में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता हूं, दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदता हूं, उनको किराए पर उठाता हूं, दुबई में मैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रजिस्टर करता हूं और वहां से रॉयल्टी कमाता हूं, यानी कि मैं पैसिव इनकम अगर दुबई में कमाता हूं, तो क्या कोई फायदा होगा? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि सर आप आरओआर हो, और आरओआर की ग्लोबल इनकम जो होती है वो टैक्सेबल होती है। आरओआर की ग्लोबल इनकम जो होती है वो आपकी टैक्सेबल होती है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो मेरे को एक आइडिया आया कि यार एक काम करते हैं, हम दुबई में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम दुबई में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। दुबई में मैंने क्या करा, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करा। दुबई में मैंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करा, और इस कंपनी की इक्विटी में मैंने सारा पैसा लगा दिया। दुबई की इस कंपनी की इक्विटी में मैंने सारा पैसा लगा दिया। ये 100% इक्विटी किसकी है? मेरी है। दुबई की कंपनी में मैंने लेट से ये 50 करोड़ रुपए की इक्विटी लगा दी। 50 करोड़ रुपए की मैंने यहां पर इक्विटी लगा, ठीक है। अब ये कंपनी क्या कर रही है, इस 50 करोड़ रुपए की इक्विटी से इसने यहां पर प्रॉपर्टीज खरीद ली, 50 करोड़ रुपए। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीद ली। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं दुबई में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो इन्वेस्ट करने पे क्या कोई टैक्स लगेगा? नहीं सर, इन्वेस्ट करने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स तब लगेगा जब आपको इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा, अब एक कैच देखो, जब मैंने दुबई में कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, लेट से मैंने कंपनी का नाम रख दिया XYZ, मैंने दुबई में एक XYZ कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा इंडिया में? सर इंडिया में ये एनआर हो जाएगी। ये दुबई की रेसिडेंट है, ये कंपनी क्या मानी जाएगी सर? ये कंपनी रेसिडेंट मानी जाएगी दुबई की, और ये कंपनी एनआर मानी जाएगी इन इंडिया। इंडिया में ये एनआर मानी जाएगी। अब ये जो प्रॉपर्टीज इसने खरीदी हैं, XYZ कंपनी ने खरीदी हैं, मैंने तो नहीं खरीदी। XYZ कंपनी ने अपनी 50 करोड़ की कैपिटल में से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। अब इस 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पे लेट से ये रेंटल इनकम कमा रही है, 5 करोड़ की।
क्या इस 5 करोड़ पे दुबई पे कोई टैक्स लगेगा? नहीं सर, दुबई तो टैक्स हेवन है, दुबई पे इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या इंडिया में इस पे कोई टैक्स लगेगा? नहीं सर, इंडिया में क्यों लगेगा? इनकम एक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये फॉरेन इनकम है, ये फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम एनआर के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होती, एनआर के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होती। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इस फॉरेन कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है? सर, इस फॉरेन कंपनी को कंट्रोल मैं कर रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं इंडिया में रेसिडेंट हूं। मैं कौन हूं? मैं इंडिया में रेसिडेंट हूं, मैं इंडिया में रेसिडेंट। इस फॉरेन कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है? इस फॉरेन कंपनी को कंट्रोल मैं कर रहा हूं, मैं इंडिया में रेसिडेंट हूं। कंपनी नॉन रेसिडेंट है। मैं इंडिया में रेसिडेंट हूं, मैं इंडिया में रेसिडेंट हूं, मैं इंडिया में रेसिडेंट हूं, लेकिन ये जो कंपनी है वो आपके पास इंडिया में क्या है? नॉन रेसिडेंट है। क्योंकि सर ये दुबई में रजिस्टर हुई है, दुबई में रजिस्टर हुई है, तो ये दुबई की रेसिडेंट बनेगी, दुबई की रेसिडेंट बनेगी। अब यहां पर आपके दिमाग में एक पॉइंट चमक रहा है, यहां पर आपके दिमाग में एक पॉइंट चमक रहा है। इंडिया ने इस चीज को केटर करने के लिए, इस चीज को केटर करने के लिए, इस सिचुएशन को केटर करने के लिए एक रूल बना रखा है। इंडिया ने इस चीज को केटर करने के लिए एक रूल बना रखा है, याद करो, अगर इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, अगर इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो ये XYZ इंडिया में क्या बन जाएगी? रेसिडेंट बन जाएगी। और ये XYZ अगर इंडिया में रेसिडेंट बन जाएगी तो इंडिया को फिर इस 5 करोड़ पे क्या मिलना शुरू हो जाएगा? टैक्स मिलना शुरू। तो इसे बोलते हैं कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी। एक फॉरेन कंपनी है वो इंडियन रेसिडेंट के कंट्रोल में है, एक फॉरेन कंपनी है वो इंडियन रेसिडेंट के कंट्रोल में है, तो वहां पर पोयम का कॉन्सेप्ट लगा दो कि अगर इसका पोयम इंडिया में है, अगर इसका पोयम इंडिया में है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, तो हम इसे क्या कर लेंगे सर? हम इसे रेसिडेंट मान लेंगे। और एक बार ये रेसिडेंट बन गई तो इसने जो वर्ल्ड वाइड इनकम कमाई होगी, ग्लोबल इनकम कमाई होगी, वो इंडिया में क्या हो जाएगी सर? टैक्सेबल हो जाएगी। तो क्या कह रहा है? CFCs आर द कंपनीज एस्टैब्लिश्ड इन अ लो टैक्स jurisdictions and controlled by the residents of the higher tax jurisdiction where the parent company redirects the passive income, example royalties, rents, to the CFC to minimize the tax liability. तो पैसिव इनकम किसके पास भेज देते हैं? पैसिव इनकम भेज देते हैं उन कंट्रीज के पास जहां पर लो टैक्स है, जहां पर लो टैक्स है, ताकि हम क्या कर ले? मिनिमाइज कर ले टैक्स लायबिलिटी। जैसे एक यूएस की पेरेंट कंपनी है, इसने सब्सिडरी बना दी केमन आइलैंड में टू रिसीव द रॉयल्टी पेमेंट्स, रिड्यूसिंग इट्स ओवरऑल बर्डन। तो यहां पर सर OECD क्या कहती है? अडॉप्ट एंड री एनफोर्स द CFC रूल्स टू एड्रेस द रिस्क ऑफ द टैक्स पेयर ट्रांसफरिंग द इनकम टू द ऑफशोर एंटिटी, एंश्योरिंग द टैक्स अलाइंस विद द इकोनॉमिक कंट्री। तो यहां पर इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लगा दिया कि अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो भले आपकी ये फॉरेन कंपनी है, इसे हम इंडिया में रेसिडेंट मान लेंगे और यहां पर हम टैक्स लगा देंगे। An Indian company controlling a CFC in Mauritius would be taxed in India if the poem is deemed to be located there, based on the key management decision. राइट? तो CFC को केटर करने के लिए, CFC को केटर करने के लिए इंडिया वालों ने क्या लगा दिया? CFC को केटर करने वालों के लिए इंडिया ने आपके पास पोयम का कॉन्सेप्ट लगा दिया। एक्शन प्लान नंबर 4 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। दिस इज योर सेक्शन 94B, जो आपने ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ा था, जो आपने ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ा था कि सर होता क्या है? सर होता क्या है कि जो आपकी पेरेंट कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं? हाई टैक्स पेइंग कंट्री में, हाई टैक्स पेइंग कंट्री में अपने एंटरप्राइजेस ओपन करती हैं और उनको फंड करती हैं किससे? इक्विटी से नहीं, डेब्ट से। जैसे मान लीजिए एक लंदन की कंपनी है, एक XYZ लंदन बेस्ड कंपनी है, ठीक है? इसने अपनी इंडिया में एक कंपनी सेटअप करी। लेट्स से इंडिया में भी इसने अपनी कंपनी सेटअप करी, XYZ इंडिया। ये इसने इंडिया में सेटअप करी। अब इसने क्या किया सर? इसको इंडिया में 100 करोड़ रुपए दे दिए।
100 करोड़ रुपए देकर 100 करोड़ रुपए देकर इंडिया में इसका धंधा चालू करवा दिया। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में धंधा चालू करवा दिया। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में इन्होंने क्या करा सर, 50 लाख रुपए केवल इक्विटी के लगाए, 50 लाख रुपए केवल इक्विटी के लगाए, और 99.5 करोड़ इन्होंने डेप्ट लगा दी एट 10% इंटरेस्ट रेट, एट 10% इंटरेस्ट रेट। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट आप क्या कर सकते हो, पीएल में डेबिट कर सकते हो। आप जब इंटरेस्ट पीएल में डेबिट करोगे तो आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे सर, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको टैक्सेस भी इंडिया में कम देने पड़ेंगे। यानी कि आप इंडिया से सारा का सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट के नाम से इंडिया के बाहर ले जाओगे। आप इंडिया से सारा प्रॉफिट, आप इंडिया से सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट के नाम से, इंटरेस्ट के नाम से इंडिया से बाहर ले जाओगे। तो इसको बोलते हैं थिन कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। और यहां पर सरकार ने क्या कहा कि सर हम इंटरेस्ट पे रोक लगाएंगे, 30% ऑफ एबिटा से ज्यादा हम आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। तो इसको आप लोग घर पे रीड कर लीजिएगा। एक्शन प्लान नंबर 4 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। लेट्स मूव ऑन टू द एक्शन प्लान नंबर 5। Action plan number 5 is counter the harmful tax practices. Counter the harmful tax practices. Harmful tax practices क्या होते हैं सर? जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि अगर मैंने इंडिया में अपने पास कोई पेटेंट रजिस्टर किया और इंडिया में अगर मेरे को कोई रॉयल्टी मिलती है तो मुझे उसके ऊपर काफी सारा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो टैक्स रेट्स हैं वो काफी ज्यादा हाई है। तो मैंने सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में किया, क्योंकि इंडिया में R&D करना थोड़ा सस्ता पड़ता है। आपके इंडिया में जो एक्सपेंसेस होते हैं R&D पे वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो आपने सारा का सारा रिसर्च इंडिया में किया, लेकिन जब आपका कंटेंट रेडी हो गया, आपका IPR रेडी हो गया, तो आपने उस IPR को इंडिया में रजिस्टर नहीं करवाया। आप चले गए लंदन, आप चले गए UK, आप चले गए दुबई। आपने दुबई में जाकर क्या कर दिया, अपने इस पेटेंट को रजिस्टर करवाया। अब जो रॉयल्टी इनकम अराइज होगी वो कहां पर अराइज होगी, वो दुबई में अराइज होगी। और दुबई इज अ टैक्स हेवन कंट्री, तो वहां पे आपको उस रॉयल्टी पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सर यहां पे इंडिया के दो नुकसान हो गए। एक इंडिया का नुकसान हुआ कि जिस रॉयल्टी पे रिसर्च इंडिया में हुई थी, वो रॉयल्टी, वो जिस पेटेंट पे इंडिया में रिसर्च हुई थी, जिस पेटेंट पे इंडिया पे रिसर्च हुई थी, वो पेटेंट इंडिया में रजिस्टर नहीं हुआ। इससे इंडिया का नाम खराब होता है, क्योंकि इंडिया में जितने ज्यादा पेटेंट रजिस्टर होंगे, अच्छे अच्छे इनोवेशंस इंडिया में रजिस्टर होंगे, तो इंडिया का नाम बढ़ता है वर्ल्ड में। तो एक तो पेटेंट के ऊपर रिसर्च इंडिया में हुई, लेकिन रिसर्च करने के बाद आपने उस पेटेंट को इंडिया में रजिस्टर नहीं करा। एक तो इंडिया की रेपुटेशन इससे खराब हुई। सेकंड, इंडिया के पास जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो रेवेन्यू इंडिया के पास नहीं आएगा। रॉयल्टी अब दुबई में जाएगी और दुबई में कोई टैक्स लगता नहीं है, तो इंडिया वाले उस रॉयल्टी पे टैक्स लगा नहीं पाएंगे। तो यहां पर इंडिया ने क्या करा सर, इंडिया ने, याद करो मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था PGBP में 115 BBF, जहां पर वो कहता है कि अगर रॉयल्टी के अगर IPR पे रिसर्च इंडिया में हुई है और आप एक इंडियन रेसिडेंट हो, इंडियन सिटीजन हो, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो और आपने इंडिया में रिसर्च करके कोई पेटेंट बनाया है और उस पेटेंट को आप इंडिया में रजिस्टर करते हो, तो जो आपको रॉयल्टी मिलेगी, हम उस रॉयल्टी पे केवल 10% का टैक्स लेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं काउंटर करना हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस। अब मुझे क्या लगेगा, 10% टैक्स देना है, कोई बात नहीं, दे देंगे, क्या दिक्कत। दुबई में जाके रजिस्टर करेंगे, उसको मैनेज करने में दिक्कत आएगी, यहीं पे मैनेज कर लेते हैं, 10% का टैक्स जाता है, चले जाए, कोई बात नहीं। तो हमने उसके ऊपर नॉमिनल सा टैक्स लगाया। प्लान नंबर 5 देखिए, इनकम डिराइव फ्रॉम द IPR शुड बी टैक्स्ड इन द जुरिसडिक्शन वेयर द सिग्निफिकेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज अकर। Example, a tech company earning a revenue from the patent software developed in Germany should be taxed in Germany and not to a tax where the patent is registered. Low tax rates should only apply if the majority of R&D expenses activities are conducted in that country. For example, a pharmaceutical firm benefiting from a low tax rate in the Ireland must demonstrate the most of its drug development cost were incurred there to qualify.
इंडिया में क्या हुआ, एक सेक्शन बनाया गया 115 बीबीएफ, ये रेगुलेट करता है टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक इंडियन आईटी कंपनी लाइसेंस करती है सॉफ्टवेयर, डेवलप करती है, in Indian IT company licensing software developed abroad would face a specific tax rate on the royalties received, ensuring the alignment with the local R&D contribution. तो अगर आपने इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है और उसको आप इंडिया में ही रजिस्टर करवा लेते हो, तो इससे आपको क्या मिलेगा बेटा, इससे आपको लो टैक्स रेट का बेनिफिट यहां पर मिल जाए, राइट। चलिए, एक्शन प्लान नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है सर, एक्शन प्लान नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, ट्रीटी एब्यूज और ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी एब्यूज और ट्रीटी शॉपिंग ये क्या होती है सर? ट्रीटी मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ट्रीटी शॉपिंग। अब देखिए, ये मैं रियल केस बता रहा हूं आपको। इंडिया का और मॉरिशियस का, इंडिया का और मॉरिशियस का आपस में एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ। इन दोनों का आपस में एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ, एक DTAA हुआ। इन दोनों का आपस में एक DTAA हुआ, राइट। अब इस DTAA में क्या हुआ, इस DTAA में कहा कि अगर कोई भी मॉरिशियस के सिटीजन को इंडिया में कैपिटल गेन होता है, किसी भी मॉरिशियस के सिटीजन को अगर इंडिया में कैपिटल गेन होता है, तो हम उस कैपिटल गेन को क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे। मतलब कि अगर कोई मॉरिशियस का सिटीजन इंडिया में कैपिटल गेन कमाता है, कोई भी मॉरिशियस का रेसिडेंट अगर इंडिया में कैपिटल गेन कमाता है, तो नॉर्मली हम हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनसे तो टैक्स लेते हैं, लेकिन हम इस कैपिटल गेन को क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। यानी कि इस कैपिटल गेन में इंडिया पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया। मॉरिशियस से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, ऐसा करने के लिए इंडिया ने किया कि मॉरिशियस का बंदा अगर इंडिया में कैपिटल गेन कमाता है, तो हम मॉरिशियस के बंदे से इंडिया में कैपिटल गेन नहीं लेंगे। ऐसा कहां लिख दिया गया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में लिख। अब मैं आपको बताऊं कि मॉरिशियस में कोई भी कैपिटल गेन टैक्स खुद भी नहीं है। मॉरिशियस में खुद भी कोई कैपिटल गेन टैक्स ही नहीं है। जैसे हमारे पास इंडियन टैक्स लॉ में हमारे पास एक हेड ऑफ इनकम है कैपिटल गेन, ये हेड ऑफ इनकम मॉरिशियस में है ही नहीं। मॉरिशियस वाले कैपिटल गेन पे टैक्स लगाते ही नहीं है, मॉरिशियस वाले कहते हैं कि अगर ओवर द टाइम आपकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है और उस एप्रिशिएशन से आपको प्रॉफिट मिलता है, हम उस प्रॉफिट पे आपसे टैक्स नहीं लगाएंगे। ऐसा आपकी मॉरिशियस की गवर्नमेंट कहती है। यानी कि क्या हो रहा है, अगर कोई मॉरिशियस का रेसिडेंट इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करके यहां पर कैपिटल गेन कमाता है, तो इंडिया वाले भी टैक्स नहीं ले रहे, और वो जब इनकम अपनी कंट्री लेके जाता है तो उस कंट्री में भी कोई टैक्स नहीं लग रहा, क्योंकि मॉरिशियस में कोई कैपिटल गेन टैक्स ही नहीं है। अब सर दूर बैठा एक यूएसए का इन्वेस्टर ये चीज देख रहा था, यार ये तो बहुत अच्छी चीज है कि इंडिया में अगर मॉरिशियस वाला कैपिटल गेन कमाएगा तो उसको वहां पर टैक्स नहीं लगेगा, और मॉरिशियस के अंदर भी अपने आप में कोई कैपिटल गेन का टैक्स ही नहीं है, तो इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। तो इस इन्वेस्टर ने क्या करा, मॉरिशियस में एक शेल कंपनी बना दी। इसने यहां पर क्या किया, एक शेल कंपनी बना दी। और वो शेल कंपनी क्या कर रही है सर, वो शेल कंपनी इंडिया में क्या कर रही है बेटा, वो शेल कंपनी इंडिया में क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। वो शेल कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है।
ठीक है, वो शेल कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये शेल कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है और कैपिटल गेन कमा रही है। ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है और कैपिटल गेन कमा रही है, जिस कैपिटल गेन को क्या करा जा रहा है, एग्जेम्प्ट करा जा रहा है। और ये कैपिटल गेन जब मॉरिशस में आ रहा है, जब ये कैपिटल गेन मॉरिशस में आ रहा है, तो मॉरिशस में भी यहां पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, मॉरिशस में भी यहां पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। यानी कि ये यूएसए का इन्वेस्टर शेल कंपनी के थ्रू अपनी वेल्थ क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, वेल्थ क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। अब इंडिया का यूएसए के साथ तो कोई ऐसा DTAA नहीं था, लेकिन इस यूएसए के बंदे ने इंडिया और मॉरिशस के इस DTAA का फायदा उठा लिया। इस फायदे उठाने को बोलते हैं ट्रीटी एब्यूज या फिर ट्रीटी शॉपिंग। इस फायदे उठाने को बोलते हैं ट्रीटी एब्यूज या फिर ट्रीटी शॉपिंग। तो सर OECD कहता है कि आपको इस ट्रीटी शॉपिंग पे क्या लगानी चाहिए सर, रोक लगानी चाहिए। आप अपने DTAA के टाइटल और प्रियम्बल में क्लियर डिक्लेरेशन दे दो कि दिस ट्रीटी एम्स टू प्रिवेंट द डबल टैक्सेशन एंड नॉट फैसिलिटेट द ट्रीटी शॉपिंग। आप जो DTAA का प्रियम्बल है उसमें आप क्लियरली मेंशन कर दो कि इस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का पर्पस क्या है, कि हम डबल टैक्सेशन को रोकना चाहते हैं और हम किसी भी तरीके से ट्रीटी शॉपिंग को प्रमोट नहीं कर रहे। ट्रीटी शॉपिंग यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब कैसे नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए LOB के और PPT के रूल्स बना दिए गए। LOB का रूल है लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट या फिर प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रीटी बेनिफिट्स टू लेजिटिमेट यूजर्स। अब ये लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्या है, आप DTAA के अंदर एक लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज डाल सकते हो। आप DTAA के अंदर एक लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज डाल सकते हो। इस क्लॉज में लिखा होगा कि अगर मान लो किसी भी कंपनी के अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान लो जी अप टू लेट्स से 20 लाख है पर एनम, एज्यूम कर रहा हूं, मान लो लिखा हुआ है अगर किसी भी कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस है अप टू 20 लाख पर एनम, साल भर में केवल आपका 20 लाख का ही खर्चा होता है। आप कंपनी चला रहे हो और आपका साल भर का खर्चा अगर 20 लाख रुपए का ही होता है तो आपको डीम कर लिया जाएगा शेल कंपनी, और आपको ये DTAA का बेनिफिट नहीं देंगे। इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज। मतलब कि ये जो DTAA का बेनिफिट है वो जेन्युइन लोगों को मिले, ऐसे लोगों को ना मिले जो लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रीटी शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ना मिले। इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, लिमिटेशन लगा देते हैं। इंडिया ने क्या किया है सर, इंडिया ने लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज को डाला था इंडिया सिंगापुर ट्रीटी के अंदर और इंडियन मॉरिशस ट्रीटी के अंदर। Investor from a third country, USA, using the Mauritius entity to gain the treaty benefits with India must meet the LOB criteria, ensuring only the genuine Singaporean or Mauritian resident can get the benefit। तो genuine लोगों को benefit मिले। तो अगर मान लो कोई कंपनी मॉरिशस में है और उसका खर्चा साल भर का अप टू 20 लाख है, ये मैंने एज्यूम किया है, ये 20 लाख की जगह 10 लाख भी हो सकता है, ये 5 लाख भी हो सकता है, ये 8 लाख भी हो सकता है। तो अगर आप एक शेल कंपनी होगे तो आपके खर्चे ऑब्वियसली कम होंगे। शेल कंपनी मतलब क्या होता है, खोखली कंपनी केवल पेपर्स में होती है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। और जो कंपनी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती उसके खर्चे भी नहीं होते। एक्चुअली में एग्जिस्ट करोगे तो खर्चे होंगे। तो यहां पर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे लगा दिया कि अगर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20 लाख रुपए सालाना से कम है तो हम आपको शेल कंपनी मान लेंगे और आपको ये बेनिफिट नहीं देंगे। इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट, ताकि ट्रीटी एब्यूज और ट्रीटी शॉपिंग को रोका जा सके। अगला आता है प्रिवेंट आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट।
आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। कंपनीज क्या करते हैं, कंपनीज आर्टिफिशियली अपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? कहता है सर आप अपनी पी की डेफिनेशन को सबसे पहले रीअसेस करो और उसको अमेंड करो अगर वहां पे कोई टैक्स अवॉइडेंस के लूप होल्स हैं। अगर आपके टैक्स अवॉइडेंस के कोई लूप होल्स हैं आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में, तो आप सबसे पहले उसे क्लोज करो। इनकॉर्पोरेट करो इंडिविजुअल्स who regularly play a key role in finalizing the contracts into the agent definition for the PE purpose। तो अगर आपको ध्यान हो बिजनेस कनेक्शन वाली डेफिनेशन, अगर आपको बिजनेस कनेक्शन वाली डेफिनेशन याद हो तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई एजेंट इंडिया में एनआर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, एनआर के बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन करता है, एनआर के बिहाफ में सेल करता है, कस्टमर लेकर आता है, तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मान लिया जाएगा। मतलब एक एनआर है, उसने इंडिया में कोई ऑफिस नहीं खोला, कोई ब्रांच नहीं खोली, कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं करी, उसने बस इंडिया में अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया और वो एजेंट क्या करता है, एनआर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, वो एनआर के बिहाफ पे स्टॉक को मेंटेन करता है, वो एनआर के बिहाफ पे अपने पास कस्टमर्स ढूंढ के लेकर आता है और उनको माल डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसको भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मान लिया जाएगा और यहां से होने वाली इनकम को डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और उसके ऊपर इंडिया में टैक्स लगा दिया जाएगा। तो ये एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का लूप होल था कि हमने इंडिया में कोई ऑफिस सेटअप नहीं करा, हमने इंडिया में कोई ब्रांच सेटअप नहीं करी, लेकिन फिर भी हमारा पी इंडिया में माना गया क्योंकि यहां पे डीमिंग प्रोविजन इंसर्ट कर दिया गया कि अगर आप एजेंट इंडिया में अपॉइंट कर लेते हो जो आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो आपके बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन करेगा, जो आपके बिहाफ पे माल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इससे बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया बन जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर एजेंट आपने इंडिया में रखा हुआ है तो उसे भी आप पी के तौर पे देख लो। फ्रेगमेंटेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, लोग क्या करते हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज को फ्रेगमेंट कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। A multinational splitting its warehouse and sales into separate entities in country Z to avoid the PE status would have these activities aggregated for taxation purpose। मतलब एक ही कंपनी है, वो इंडिया के अंदर अपने हर एक काम के लिए एक मल्टीपल एंटिटीज बना देगी। एक एंटिटी बना देगी जो उसके लिए स्टॉक रखेगी, एक एंटिटी बना देगी जो उसके लिए स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एक एंटिटी बना देगी जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो अगर फ्रेगमेंटेशन कर दिया गया है एक्टिविटीज का, अलग अलग एंटिटीज बनाकर फ्रेगमेंटेशन कर दिया गया है एक्टिविटीज का, देन ऑल्सो इट विल बी कंसीडर्ड एज पी। तो ओईसीडी ने कहा कि अपनी पी की डेफिनेशन को देखो, अगर उसमें कोई लूप होल है तो उस लूप होल को क्लोज करो। इसके बाद अगर कोई कंट्री का कोई भी एमएनसी आपकी कंट्री में एजेंट अपॉइंट करती है और वो एजेंट के थ्रू धंधा करने की कोशिश करती है विदाउट हैविंग द फिजिकल प्रेजेंस, उसे भी आप पी की डेफिनेशन में ले आओ। और अगर कोई कंपनी अपनी एक्टिविटीज को फ्रेगमेंट कर रही है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रही है, वेयर हाउस का काम कोई और कर रहा है, स्टॉक को मैनेज करने का काम कोई और कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कोई और कर रहा है, सेल्स करने का काम कोई और कर रहा है, तो ऐसे केस में आप इसको पकड़ो और इसे एज अ होल देखो, इंडिविजुअली मत देखो। तो इंडिया ने क्या करा हुआ है सर, इंडिया ने बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में सेक्शन 9(1) में वो एजेंट को कवर कर रखा है, ये इंडिया ने कर रखा है। इसके बाद एक्शन प्लान नंबर 8 और 10 ट्रांसफर प्राइसिंग के हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के हैं। ये वाला पॉइंट भी आप ऑलरेडी कर चुके हो। ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर हाई रिस्क ट्रांजैक्शन, एक्शन प्लान 8 फोकसेस ऑन एस्टैब्लिशिंग द फेयर ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर द इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, a multinational adjusts the price of a patented technology transferred from its US parent to Indian subsidiary to reflect the fair market value, avoiding the underpricing to shift the profits. Action Plan 8 addresses the allocation of risk and returns to determine the contribution ratios, and Action Plan number 10 imposes restriction on specific intra-group services between the associated enterprises. A parent company limits excessive management fees charged to its subsidiaries in a low tax jurisdiction to prevent the profit erosion.
ओईसीडी की गाइडलाइन आती है, डिस्ट्रीब्यूट करो रिस्क एंड रिटर्न अमंग द पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल एंड इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज। ये तीनों एक्शन प्लान एक साथ आपको बताए गए हैं 8 to 10, इंडिविजुअली नहीं बताया गया, मॉड्यूल में भी तीनों को एक साथ बताया गया है। 8, 9 और 10 ये तीनों किसकी बात करते हैं? ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करते हैं। कह रहा है फोकस करो ऑन एस्टेब्लिशिंग द फेयर ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे सॉफ्टवेयर्स है, पेटेंट्स हैं, नो हाउ हैं, ठीक है, जैसे आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके पेटेंट्स हैं, आपके नो हाउ है, इनके लिए क्या दी जाती है सर? इनके लिए रॉयल्टी दी जाती है, इनके लिए रॉयल्टी दी जाती है। तो कह रहा है कि सर ऐसे रूल्स बनाओ, ऐसे रूल्स बनाओ जिससे आप एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में, एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में, एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में ये जो आपके आईपीआरस का लेन देन हो रहा है, ये जो आईपीआरस का लेन देन हो रहा है, ये सही प्राइस पे होना चाहिए, ये सही प्राइस पे होना चाहिए। तो आपने ट्रांसफर प्राइसिंग में एक मेथड पढ़ा था, कॉस्ट प्लस मेथड। तो कॉस्ट प्लस मेथड क्या कर रहा है? इसी चीज को केटर कर रहा है, इसी चीज को केटर कर रहा है कि एक ए ने अगर दूसरी ए को आईपीआर दिया है तो वो आईपीआर बनाने में जो भी लागत आई है उस लागत को आइडेंटिफाई कर लो और उस लागत में जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन है वो ऐड कर दो, आपके पास आर्म लेंथ प्राइस आ जाएगा। इसके बाद एक्शन प्लान नंबर 9 कहता है कि सर आपको क्या करना है? आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पर एलोकेट करना है, आपको रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पर एलोकेट करना है। याद करो हम लोगों ने ट्रांसफर प्राइसिंग में ही एक मेथड पढ़ा था एएलपी का, एक एएलपी का मेथड पढ़ा था, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। ट्रांसफर प्राइसिंग में ही हमने एक मेथड पढ़ा था प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। इसमें क्या था सर कि जैसे मान लीजिए मेरे को के लिमिटेड से एक प्रोजेक्ट मिला, मेरे को के लिमिटेड से एक प्रोजेक्ट मिला, लेट से किसको मिला? जे लिमिटेड को मिला। जे लिमिटेड यूएसए की कंपनी है, मेरी ज्वाइंट वेंचर्स हैं, मेरे ज्वाइंट वेंचर्स हैं पी लिमिटेड इंडिया और आपका आर लिमिटेड श्रीलंका, आर लिमिटेड श्रीलंका। हम लोग आपस में क्या है सर? हम लोग आपस में ज्वाइंट वेंचर, हम लोग आपस में ज्वाइंट वेंचर है, आपस में ज्वाइंट वेंचर, आपस में ज्वाइंट वेंचर है। अब प्लीज मेरी बात को सुनिएगा, प्लीज मेरी बात को सुनिएगा। जे लिमिटेड यूएसए ने 50% ऑफ द रेवेन्यू रख लिया, पी लिमिटेड ने 20% ऑफ द रेवेन्यू रख लिया और आर लिमिटेड ने 30% ऑफ द रेवेन्यू रख लिया, 30% ऑफ द रेवेन्यू लग। लेकिन अगर आप एक्चुअल कंट्रीब्यूशन देखोगे, अगर आप एक्चुअल कंट्रीब्यूशन देखोगे, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन देखोगे, इन्होंने इसको सॉफ्टवेयर के लिए ऑर्डर दिया था और सॉफ्टवेयर के लिए मान लो इन्होंने इसको 50 लाख रुपए की पेमेंट। अगर आप एक्चुअल कंट्रीब्यूशन देखोगे तो एक्चुअली में जो जे लिमिटेड यूएसए है, एक्चुअली में जे लिमिटेड यूएसए का कंट्रीब्यूशन इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जे लिमिटेड का जो कंट्रीब्यूशन था वो 20% का था। जे लिमिटेड ने जो काम किया था इस प्रोजेक्ट पे, जे लिमिटेड ने जो काम किया था इस प्रोजेक्ट पे वो 20% ही किया था। पी लिमिटेड जो कि इंडिया की कंपनी है, पी लिमिटेड जो इंडिया की कंपनी है उसने 60% काम किया था और जो आर लिमिटेड आपकी श्रीलंका की कंपनी है उसने भी 20% काम किया। यानी कि आपका जो प्रॉफिट है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो कैसे एलोकेट होना चाहिए? आपका प्रॉफिट 2:6:2 के रेशियो में एलोकेट होना। इसको बोलते हैं कि आप अपने पास रेवेन्यू को अपने एक्चुअल रिस्क एंड कॉस्ट के एलोकेशन पे बांट रहे हो, रिस्क एंड कॉस्ट के एलोकेशन पे बांट रहे हो। तो जे लिमिटेड ने जो रिसोर्सेस लगाई इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जे लिमिटेड की जो रिसोर्सेस थी वो केवल 20% की थी, पी लिमिटेड की रिसोर्सेस 60% की थी और आर लिमिटेड की रिसोर्सेस 20% की थी। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू 60% किसके पास आना चाहिए था? इंडिया में आना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने इंडिया को रेवेन्यू कम दिया, इंडिया को रेवेन्यू कम दिया और ज्यादा रेवेन्यू किसको दे दिया? यूएसए को दे दिया। तो ऐसा भी किया जाता है।
तो ये बेसिकली जो आपका एक्शन प्लान नंबर 9 है, ये कौन से वाले मेथड के लिए बात कर रहा है? ये आपके प्रॉफिट स्प्लिट अप मेथड के लिए बात कर रहा है कि सर आपका जो एलोकेशन होना चाहिए, जो एलोकेशन होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एक्शन प्लान नंबर 10 इंपोज करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्पेसिफिक इंट्रा ग्रुप सर्विसेज बिटवीन द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, कि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए सर्विसेज। आपको पता है बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, एक यूएसए की कंपनी है, उसने क्या किया, अपना एक बैक ऑफिस, उसने अपना एक बैक ऑफिस जहां पर क्लरिकल काम होता था, जहां पर क्लरिकल काम हो रहा था, या फिर मैं कहता हूं इंडिया की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, इंडिया की एक कंपनी है, उसने अपना बैक ऑफिस पता है कहां खोल दिया? उसने अपना बैक ऑफिस खोल दिया लेट से दुबई के अंदर। उसने अपना एक बैक ऑफिस खोल दिया दुबई के अंदर। बैक ऑफिस में बेसिकली कैसा काम होता है सर? बैक ऑफिस में बेसिकली क्लरिकल काम होता है, क्लरिकल काम होता है। ये दुबई में हमारा बैक ऑफिस खुल गया। बैक ऑफिस क्या करती है सर? क्लरिकल काम करती है, क्लरिकल काम करती है। इंडियन कंपनी क्या करती है? इंडियन कंपनी क्या करती है सर? इसको क्लरिकल काम के लिए पेमेंट करती है, और ये पेमेंट पता है एक्सेसिव पेमेंट्स करती है, ये एक्सेसिव पेमेंट्स करती है। एक्सेसिव पेमेंट्स क्यों करती है? एक्सेसिव पेमेंट्स इसलिए करती है ताकि इंडियन कंपनी का जो खर्चा है वो बढ़ जाए और इसके प्रॉफिट्स इंडिया में क्या हो जाए? कम हो जाए, और अल्टीमेटली इंडिया में टैक्स क्या देना पड़े? कम देना। इसने दुबई में ही अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, लेट्स से इसने सब्सिडरी कंपनी बना दी है। दुबई में सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी किधर की है? होल्डिंग कंपनी इंडिया की है। तो इंडियन कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खड़ी करी दुबई में, और इस सब्सिडरी कंपनी से ये अपने बैक ऑफिस का काम कराता है, क्लरिकल लेवल का काम कराता है, क्लरिकल लेवल का काम कराता है, क्लरिकल लेवल का काम कराता है, और इसको एक्सेसिव पेमेंट्स दिखाता है। मतलब जो काम 10 रुपए में होना चाहिए उसके लिए 15 रुपए की पेमेंट करता है, क्योंकि आपस में कॉन्ट्रैक्ट कितने का कर लेते हैं? 15 का कर लेते हैं। तो 10 रुपए का काम के लिए 15 रुपए की पेमेंट हो रही है। ज्यादा से ज्यादा खर्चा क्या कर रहे हैं सर? दिखा रहे हैं ताकि इनकी बुक्स में, इंडिया की बुक्स में प्रॉफिट कम हो जाए, और इंडिया की बुक्स में टैक्स कम जाए, और दुबई की बुक्स में रेवेन्यू बढ़ जाए। दुबई की बुक्स में रेवेन्यू बढ़ेगा, दुबई में प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दुबई में कोई टैक्स लगता नहीं है। तो एज अ ग्रुप आपने अपना ज्यादा प्रॉफिट सेव कर लिया टैक्सेस से। तो इस प्रैक्टिस को रोकने की बात चल रही है, इस प्रैक्टिस को रोकने की बात चल रही है आपके एक्शन प्लान नंबर 10 में। तो एक्शन प्लान नंबर 8 ने कहा कि जो इनटेंजिबल असेट्स ए के बीच में ट्रांसफर होती हैं उनका फेयर प्राइस होना चाहिए। एक्शन प्लान नंबर 8 ने कहा कि एज अ ग्रुप अगर आपने कोई काम किया है तो आपका जो रेवेन्यूज होने चाहिए वो रिस्क रिटर्न के बेसिस पे, आपके कंट्रीब्यूशन के रेशियो के बेसिस पे एलोकेट होने चाहिए। एक्शन प्लान नंबर 10 ने कहा कि सर यहां पर इंट्रा ग्रुप जो सर्विसेज होती हैं उनमें आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, उस पर आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। सर यहां पे जो पेरेंट कंपनी है वो एक्सेसिव मैनेजमेंट फीस चार्ज कर सकती है अपनी सब्सिडरी से जो कि एक लो जुरिस्डिक्शन में है, टू प्रिवेंट द प्रॉफिट इरोजन। तो सर मान लो हमने कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी हमने दुबई में बना दी, और हम ये दिखाते हैं कि दुबई वाली कंपनी से हमको क्या आती है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज आती है। तो अगर हम दुबई से मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं तो उनको हम एक्सेसिव पेमेंट्स करेंगे। 100 रुपए की पेमेंट करनी है लेकिन उसको 200 की करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा खर्चा इंडिया की बुक्स में आए, इंडिया की बुक्स में टैक्सेस कम हो जाए, और आपके पास दुबई में ज्यादा रेवेन्यू चला जाए। तो कह रहा है कि सर ओईसीडी की गाइडलाइंस आई है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपने पास प्रॉफिट्स को, रेवेन्यूज को रिस्क एंड रिटर्न्स के बेसिस पे, जो भी आपने फंक्शनल और इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मतलब इन शॉर्ट आपने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद एक्शन नंबर 11 कहता है कि आपको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? बीईपीएस को मेजर और मॉनिटर करते रहना चाहिए। जैसे मान लो आपका वायरल चल रहा होता है, तो वायरल में आप दवा खाते हो, और दवा खाने के साथ साथ आप टाइम टू टाइम अपना फीवर थर्मामीटर पे चेक करते रहते हो, हर 2-3 घंटे में, 4 घंटे पे। इसको क्या बोलते हैं? मेजर एंड मॉनिटर, मेजर एंड मॉनिटर। तो बेब्स भी क्या है? बेब्स भी एक महामारी है, एक बीमारी है। तो हर कंट्री एक्शन प्लान तो कर रही है, स्ट्रेटजीज बना रही है बेब्स को काउंटर करने के लिए, लेकिन टाइम टू टाइम
आपको बेप्स को मेजर और मॉनिटर करते रहना चाहिए, ये देखते रहना चाहिए कि कोई नई तरीके का वायरस तो निकल कर नहीं आ गया, कोई नई स्ट्रेटेजी तो कंपनीज नहीं अपना रही हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है सर, जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस होती हैं, जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस होती हैं, इनका प्रॉफिट मार्जिन चेक करो कि लो टैक्स कंट्री में कितना है और इनका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन कितना है। जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये इंडिया में भी ऑपरेट करती है, ये लेट्स से यूके में भी ऑपरेट करती है, लेट्स से ये यूएसए में भी ऑपरेट करती है और ये दुबई में भी ऑपरेट करती है। अब अगर आप इंडिया, यूके और यूएसए जो कि हाई टैक्स पेइंग कंट्रीज है, यहां पर इनका एवरेज प्रॉफिट देखोगे तो इन तीनों कंट्रीज का मिलाकर इसका एवरेज प्रॉफिट आता है 12% का। और दुबई में अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे, दुबई में इसका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है बेटा 25% का, 25%। दुबई क्या है? एक नो टैक्स कंट्री है, एक नो टैक्स कंट्री। तो सर आपका ओईसीडी कहता है कि चेक करो कि ये जो एमएनसी है, एमएनसी ये हर कंट्री में कितना एवरेज प्रॉफिट कमा रही है, और जो लो टैक्स पेइंग कंट्री है या फिर जो नो टैक्स पेइंग कंट्री है वहां पे एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रही है। अगर इसका नो टैक्स पेइंग कंट्री में, अगर इसका नो टैक्स पेइंग कंट्री में या लो टैक्स पेइंग कंट्री में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, इसका लो टैक्स पेइंग कंट्री में अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे बेप्स की बीमारी है। यहां पे बेप्स की बीमारी है कि भाई इंडिया में, यूके में, यूएसए में आपका प्रॉफिट मार्जिन 12% आ रहा है, तो दुबई में भी 12-13% ही होना चाहिए था। दुबई में अगर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर आप अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट कर रहे हो दुबई में, तभी तो दुबई में ज्यादा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है इफेक्टिव टैक्स रेट पेड बाय द एमएनई इन द लोअर देन व्हाट इज पेड बाय द डोमेस्टिक कंपनीज। आप ये पता लगाओ कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो इंडिया में कितना टैक्स दे रही हैं और एमएनसीज जो हैं वो इंडिया में कितना टैक्स दे रही हैं। जैसे मान लो एक ये माउस बनाने वाली कंपनी है, लेट्स से एक माउस बनाने वाली एक इंडियन कंपनी है, केवल इंडिया में ऑपरेट करती है, ये डोमेस्टिक कंपनी है, ये डोमेस्टिक कंपनी है, केवल इंडिया में ऑपरेट करती है। ये इंडिया में मान लो 25% का टैक्स दे रही है, एवरेज टैक्स इसका 25% आ रहा है। लेकिन जो एमएनसी है, एमएनसी तो बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है, इसका स्केल ऑफ बिजनेस भी बड़ा होता है, इसके प्रॉफिट्स भी ज्यादा होते हैं, तो इसका टैक्स रेट भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जो एमएनसी है वो इंडिया में मान लो केवल 18% टैक्स दे रही है, वो केवल 18% टैक्स दे रही है। मतलब आपकी डोमेस्टिक कंपनी ज्यादा टैक्स दे रही है और आपकी एमएनसी कम टैक्स दे रही है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि यहां पे बेप्स की बीमारी है। समझ जाओ यहां पे बेप्स की बीमारी है, मतलब एमएनसी आपकी कंट्री में से प्रॉफिट को शिफ्ट कर रही है दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, तो पहले में उसने कहा कि अगर लो टैक्स रेट वाली कंट्री में, अगर आपके पास लो टैक्स रेट वाली कंट्री में अगर आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है, सॉरी लो टैक्स रेट वाली कंट्रीज में आपका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, इसका मतलब बेप्स की प्रॉब्लम है। अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी इंडिया में ज्यादा टैक्स दे रही है एज कंपेयर टू एमएनसी, तो इसका मतलब बेप्स की बीमारी है। दूसरा आता है foreign direct investment is increasingly concentrated in specific regions। अगर आपके पास एफडीआई किसी पर्टिकुलर रीजन में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में ज्यादा जा रही है, तो समझ लो कि यहां पे बेप्स की प्रॉब्लम है, तो जैसे मान लो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में अगर बहुत ज्यादा एफडीआई आना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि वहां पे टैक्स इंसेंटिव ज्यादा मिल रहे हैं और यहां पर क्या हो सकता है, बेप्स का प्रॉब्लम निकल कर आ सकता है। लोग इस कंट्री में अपने प्रॉफिट्स क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। द लोकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट टैक्सेबिलिटी डिफर। फॉर एग्जाम्पल R&D आपने कंडक्ट करी जापान में, लेकिन प्रॉफिट्स आपके टैक्स हो रहे हैं बरमूडा सब्सिडरी में, यानी कि जिसने रिसर्च करी है वहां पर टैक्सेस नहीं आ रहे, टैक्सेस कहीं और आ रहे हैं। तो जैसे पीछे एग्जांपल दिया था कि आपने रिसर्च इंडिया में करी, लेकिन आपने अपने पेटेंट को इंडिया में रजिस्टर नहीं करा, कहीं और रजिस्टर कर लिया। दिस इज अ बेप्स प्रॉब्लम।
Royalties received by the entities in the low tax countries constitute 3% of the total royalties. For example, a tech firm channel 3% of its royalty income to the Luxembourg entity. मतलब आप रॉयल्टी इनकम को क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो. Debt from the related and third parties is more concentrated in the high tax countries. तो जो हाई टैक्स कंट्रीज है वहां पर आप फंडिंग कर रहे हो, लेकिन इक्विटी के माध्यम से नहीं, डेप्ट के माध्यम से. तो अगर किसी कंट्री में डेप्ट के माध्यम से ज्यादा फंडिंग आ रही है, किसी कंट्री में अगर डेप्ट के माध्यम से ज्यादा फंडिंग आ रही है, इसका मतलब उस कंट्री में बीईपीएस की प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, बीईपीएस की प्रॉब्लम निकल. तो इसने क्या कहा, इसने कहा सबसे पहले कि अगर आपका बाकी कंट्रीज में जो एवरेज प्रॉफिट रेट है और जो आपका लो टैक्स कंट्री में प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट रेट है वो डिफर कर रहा है. लो टैक्स कंट्री में एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है और बाकी कंट्रीज में कम है, इसका मतलब बेप्स की प्रॉब्लम. दूसरा उसने कहा कि अगर आपकी कंट्री में एमएनसी कम टैक्स दे रही है और डोमेस्टिक कंपनी ज्यादा टैक्स दे रही है तो बेप्स की प्रॉब्लम है. तीसरा उसने कहा कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में एफडीआई की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो समझ लेना यहां पे बेप्स की प्रॉब्लम आएगी. मतलब क्योंकि वहां पे टैक्स इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तो लोग अपना प्रॉफिट वहां पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे. इसके बाद जो वैल्यू क्रिएटिंग वाली एक्टिविटी है वो एक कंट्री में हुई है, लेकिन जो टैक्सेस है वो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो ये भी आपका एक बेप्स का प्रॉब्लम है. जो रॉयल्टी रिसीव होती है बाय द एंटिटीज इन द लो टैक्स कंट्री वो 3% ऑफ टोटल रॉयल्टीज को रिप्रेजेंट करती है. एंड लास्टली अगर वहां पर जो हाई टैक्स कंट्री है वहां पर डेप्ट के माध्यम से ज्यादा फंडिंग हो रही है ताकि इंटरेस्ट का खर्चा वहां पर दिखाया जा सके. इंटरेस्ट का खर्चा दिखाने से प्रॉफिट कम हो जाता है, टैक्स कम हो जाता है. तो हाई टैक्स कंट्रीज में अगर डेप्ट के माध्यम से ज्यादा फंडिंग हो रही है तो इसका मतलब बेप्स की प्रॉब्लम निकल कर आ रही है. इसके बाद आता है एक्शन प्लान नंबर 12. कहता है कि डिस्क्लोजर की जो रिक्वायरमेंट है उसे आप इंक्रीज करो. डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपको पहले से पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या टैक्स प्लानिंग करने वाला है. तो इंडिया के अंदर आपने देखा था एसएफटी, मैंने आपको पढ़ाया था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जहां पर बैंक जो है वो रिपोर्टिंग करता है. अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी करवाई, अगर आपने 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी बेची, तो स्टैंप ड्यूटी वाला जो ऑफिसर होता है, जो रजिस्ट्रार होता है, वो आपको बताता है कि भैया इस बंदे ने 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी बेची है, इसने खरीदी है. राइट. अगर आप शेयर्स खरीदते हो, डिबेंचर्स खरीदते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो एक लिमिट से ज्यादा, तो जो आपका ब्रोकर होता है वो रिपोर्ट करता है. तो ये क्या है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है. तो पहले से आपको पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा किस तरीके की टैक्स प्लानिंग कर रहा है और आप उसको वहां पर ही रोक सकते हो कि अगर वो कोई टैक्स इवेजन या अवॉइडेंस प्लान कर रहा हो. ठीक है. तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, टैक्स अथॉरिटीज को टाइमली इनसाइट्स देते हैं एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग की, जो कि एनकरेज करता है टैक्स पेयर को टू रिकंसीडर द सच स्ट्रेटजीज. ठीक है. ओईसीडी की गाइडलाइंस क्या है, इनकॉर्पोरेट करो मैंडेटरी डिस्क्लोजर रूल्स इन द टैक्स लॉज टू एनहेंस द ट्रांसपेरेंसी. तो इंडिया ने ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर रखा है, इसलिए यहां पर आपको उसका कोई पॉइंट नजर नहीं है. इसके बाद कह रहा है रिव्यू करो ट्रांसफर प्राइसिंग का डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड. ट्रांसफर प्राइसिंग का डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड, तो जो आपने वो पढ़ा था मेरे साथ ट्रांसफर प्राइसिंग में, लोकल फाइल, मास्टर फाइल, सीबीसी रिपोर्टिंग, ये किसकी गाइडलाइन थी, ये ओईसीडी की गाइडलाइंस थी कि ट्रांसफर प्राइसिंग का डॉक्यूमेंटेशन बढ़े. लोकल फाइल बनाओ मतलब टीपी स्टडी रिपोर्ट बनाओ, मास्टर फाइल बनाओ मतलब कि आप अपने ग्रुप का ओवरव्यू दो, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग करो मतलब कि आप डिटेल में बताओ कि हर कंट्री में आपकी कितनी एसेट्स हैं, कितनी सेल करी, कितना प्रॉफिट कमाया, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, कितनी एसेट्स एम्प्लॉयड है, ये सारी आप जानकारी दो. तो ये आपके पास इंडिया ने अडॉप्ट किया. सेक्शन 92D के अंदर मास्टर फाइल बनवाई, सेक्शन 286 में सीबीसी रिपोर्टिंग करवाई. ये सारी चीजें आपके पास इंडिया ने क्या कर ली है, ऑलरेडी अडॉप्ट कर ली है. इसके बाद कहता है एनहेंस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इफेक्टिवनेस. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इफेक्टिवनेस को बढ़ाओ. सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि सर आपके पास कोई भी एनआर का ट्रांजैक्शन होता है आपकी कंट्री में, तो वहां पर जो भी विवाद हो उस विवाद को टाइमली आपको हैंडल करना है. ओईसीडी की गाइडेंस क्या कहती है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी and unintended double taxation by ensuring the proper application of the tax treaties, resolving interpretation disputes efficiently and promptly through the mutual agreement procedures. जैसे आपके पास मैंने आपको बताया था कि एडवांस रूलिंग वगैरह है,
तो एडवांस रूलिंग इज व्हाट? एडवांस रूलिंग इज द सेम थिंग कि डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए पहले से, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए पहले से। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है सर आपका लास्ट एक्शन प्लान नंबर 15, डेवलपिंग अ मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, डेवलपिंग द मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट। अभी प्लीज मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। ओईसीडी ना टाइम टू टाइम काफी सारी गाइडलाइंस लेकर आता है। ओईसीडी टाइम टू टाइम काफी सारी गाइडलाइंस लेकर आता है जो कि मान लो कंट्रीज एडॉप्ट करना चाहती हैं अपने DTAA के अंदर, जो कंट्रीज एडॉप्ट करना चाहती हैं अपने DTAA के अंदर एडॉप्ट करना चाहती। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि एक कंट्री का एक DTAA थोड़ा ना होता है। जैसे अकेली इंडिया का लगभग 93 कंट्रीज के साथ DTAA है, लगभग 93 कंट्रीज के साथ DTAA है। अगर हम OECD की गाइडलाइंस को एडॉप्ट करते हैं तो हमें 93 DTAA के अंदर अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, चेंजेस करने। और सर ये पॉसिबल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए कि वो अपना एक DTAA जाके चेंज करे। जैसे वो एजेंट वाला पॉइंट था कि एजेंट अगर आपने इंडिया में रखा हुआ है तो इसको भी पी माना जाएगा। इस पॉइंट को हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अपने सभी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर। तो 93 DTAA को अपडेट करना, अमेंड करना, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी और इसमें टाइम भी इन्वॉल्व होगा, एंड इट इज नॉट अ जोक। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला ओईसीडी ने? ओईसीडी ने इसका जुगाड़ निकाला मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर प्रपोज्ड चेंजेस लिखे हुए हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारी गाइडलाइंस होंगी। लेट्स से इसमें से इंडिया कुछ ही गाइडलाइंस को ऑप्ट करना चाहती है और कुछ को ऑप्ट नहीं करना चाहती। तो जिनको इंडिया अडॉप्ट करना चाहती है, ओईसीडी की गाइडलाइंस जो इंडिया अडॉप्ट करना चाहती है, वो क्या कर सकती है? उसके अंदर टिक कर सकती है। अब इंडिया जब इस पे टिक करती है, इस पे अपने साइन करती है और सामने वाली कंट्री भी इस पे साइन करती है, तो ये माना जाता है कि ये मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट ने आपके DTAA को क्या कर दिया? अमेंड कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ अमेंडिंग ईच एंड एवरी DTAA, जिन दो कंट्रीज के बीच में वो DTAA हुआ है, अगर वो ये मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसको एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि आपने DTAA को क्या कर लिया है? अमेंड कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे मान लीजिए अगर इंडिया और सिंगापुर का DTAA है, इंडिया एंड सिंगापुर का DTAA है, तो इस मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट में जिन चेंजेस पे इंडिया और सिंगापुर दोनों एग्री करेंगी, और अपने अपने साइन कर देंगी, वो वाले चेंजेस इस DTAA में अमेंड मान लिए जाएंगे। मतलब एक मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट से आप अपने क्या कर सकते हो? आप अपने सभी DTAA के अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए 93 कंट्रीज के साथ हमारा DTAA है। अब इंडिया इनमें से 70 DTAA को अमेंड करना चाहती है, 70 DTAA को अमेंड करना चाहती है एज पर OECD गाइडलाइंस इसको अमेंड करना चाहती है, और बचे हुए 23 को वो अमेंड नहीं करना चाहती, इसको वो अमेंड करना नहीं चाहती। इसमें जो लिखा हुआ है ठीक लिखा हुआ है, इसको वो अमेंड करना नहीं चाहती। तो जिसको वो अमेंड करना नहीं चाहती, इसको तो लात मारो, किनारे करो, इसका कोई काम नहीं है। अब ये 70 DTAA जो वो अमेंड करना चाहती है, तो केवल इंडिया की चाहत से कोई काम थोड़ा ना बनेगा।
सामने वाली कंट्री भी तो चाहनी चाहिए कि हमें DTAA अमेंड करना है, क्योंकि DTAA दो पार्टीज के बीच में है, दो कंट्रीज के बीच में है, इंडिया सिंगापुर, इंडिया मॉरिशस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूके, इंडिया यूएसए। तो केवल इंडिया के चाहने से कुछ नहीं होगा, सामने वाली कंट्री भी उसको अमेंड करना चाहती हो। तो 70 में से मान लो 60 जो अपोजिट कंट्रीज हैं, 60 जो अपोजिट कंट्रीज हैं जिनके साथ ये DTA हुआ है, वो भी एग्री कर रही हैं, वो भी एग्री कर रही हैं। तो जो 60 एग्री कर रही हैं, ये लोग क्या करेंगी, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट पे अपना एग्रीमेंट देंगी, और जब ये MLI पे साइन कर देंगी तो 60 DTAA हमारे क्या हो जाएंगे, अमेंड हो जाएंगे। सामने वाली 10 कंट्रीज एग्री नहीं कर रही तो उनका आप DTAA अमेंड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको DTAA अमेंड करना है, अगर आपको DTAA अमेंड करना है तो इंडिया और सामने वाली कंट्री दोनों को इस मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट पे क्या करना पड़ेगा, साइन करना। ठीक है, तो ये मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का जुगाड़ है जिससे आप अपने सभी DTAA को अमेंड कर सकते हो। इन मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट में जो OECD की गाइडलाइंस है, जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं, वो मेंशन्ड रहते हैं। आप इनमें से टिक कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रपोज्ड चेंज अपने DTAA में लेकर आना है। आप उसी प्रपोज्ड चेंज पे टिक कर सकते हो। सर आपको भी टिक करना पड़ेगा और सामने वाली कंट्री को भी टिक करना पड़ेगा। जब दोनों कंट्रीज इस पे एग्री कर जाती हैं तो MLI क्या करती है, आपके DTAA को बेटा अमेंड कर देती है, अमेंड कर देती है। देखिए क्या कह रहा है, MLI असिस्ट in combating the BEPS by efficiently implementing the OECD's tax treaty related measures into the existing bilateral agreement। तो जो आपका existing DTAA है उसको वो क्या कर देती है सर, efficiently implement करती है OECD के जो measures हैं, OECD के जो मेजर्स हैं, OECD के टैक्स ट्रीटी रिलेटेड जो मेजर्स हैं, जो दो कंट्रीज के बीच में होने चाहिए, जिससे BEPS पे रोक लगती है, जिससे BEPS पे रोक लगती है, उससे आप क्या कर सकते हो, अपने एग्जिस्टिंग ट्रीटी को अमेंड कर सकते हो। द इंडिया यूके टैक्स ट्रीटी इज अपडेटेड वाया MLI टू इंक्लूड anti-BEPS प्रोविजंस। तो इंडिया यूके की जो ट्रीटी है, इंडिया यूके का जो DTAA है, उसे आप अपडेट कर सकते हो MLI के थ्रू। MLI में क्या लिखा होगा, anti-BEPS के प्रोविजन लिखे होंगे। तो MLI में जो जो anti-BEPS के प्रोविजन है जिसपे इंडिया और यूके एग्री करेंगे, जब वो एंटर कर जाएंगे तो वो MLI क्या करेगा, आपके एग्जिस्टिंग DTAA को अमेंड कर देगा। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, फाइनेंस एक्ट आता है, फाइनेंस एक्ट क्या करता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड कर देता है। सेम उसी तरीके से DTAA है और MLI है। MLI क्या कर रहा है, MLI आपके एग्जिस्टिंग DTAA को अमेंड कर रहा है। MLI एक तरीके का फाइनेंस एक्ट है, MLI एक तरीके का फाइनेंस एक्ट है जो आपके इनकम टैक्स एक्ट यानी कि DTAA को अमेंड कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ अमेंडिंग द DTAA, जो चेंजेस OECD हमको बताता है वो MLI में बताता है। दोनों पार्टीज MLI को एक्सेप्ट कर लेती हैं। जब दोनों पार्टीज MLI को एक्सेप्ट कर देती हैं तो दोनों पार्टीज के बीच में जो DTAA हुआ है वो क्या हो जाता है, अमेंड हो जाता है। MLI provisions apply only if both parties to the DTAA have ratified it। ratified मतलब agreed to it। अगर दोनों पार्टी एग्री कर रही हैं तो ही MLI के प्रोविजन अप्लाई होंगे। MLI ऑल्टर करता है DTA को एज क्लासिफाइड कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट। तो जब आपने MLI को साइन कर दिया तो DTAA को क्या माना जाता है, कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट माना जाता है। कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट का मतलब ऐसा DTAA जो MLI से कवर्ड है, ऐसा DTAA जो MLI से कवर्ड है उसको बोलते हैं कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट। A CTA is a DTAA in force between the MLI parties with both notifying their intent to modify it using the MLI। तो CTA क्या है, CTA एक एग्रीमेंट है जिसमें दोनों कंट्रीज एग्री कर रही हैं कि हम हमारे एग्जिस्टिंग DTAA को अमेंड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं MLI के प्रोविजन से।
The Indian Japan DTAA becomes a CTA once both the nations agree to MLI modification. अगर इंडिया और जापान ये दोनों MLI पे साइन कर देते हैं, इंडिया और जापान ये दोनों MLI पे साइन कर देते हैं, तो MLI के अंदर जो जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं, वो सारे DTAA पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। और जब ये चेंजेस होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट बोलते हैं। OECD की गाइडेंस क्या है? एक मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट बनाना जिसमें सभी टैक्स ट्रीटीज को कवर करके उनको रिवाइज करना, उनको अमेंड करना। इंडिया ने क्या करा है सर? MLI was formulated and ratified by the India to counteract the BEPS। तो इंडिया बल्कि OECD का मेंबर नहीं है, इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया क्या करता है? MLI को एक्सेप्ट करता है। इंडिया और सामने वाली कंट्री उसे रेटिफाई करती है, और रेटिफाई करने के बाद दोनों उसे एक्सेप्ट करती हैं और अपने एग्जिस्टिंग जो DTAA हैं उन्हें वो अपडेट कर देते हैं। तो आप ऐसा समझ लो, MLI क्या है? MLI के अंदर प्रोविजंस लिखे हुए हैं, वो प्रोविजंस जो दो कंट्री के बीच में होने वाले एग्रीमेंट है, जिनके थ्रू वो BEPS को क्या कर रहे हैं? काउंटर कर रहे हैं। MLI में एंटी BEPS क्लॉजेस है। MLI में एंटी BEPS क्लॉजेस है। एग्जिस्टिंग दो कंट्रीज के बीच में जो DTAA है उसको अमेंड करने का एक तरीका है MLI। दोनों कंट्रीज जब MLI को एक्सेप्ट कर लेती हैं, साइन कर देती हैं, तो वो DTAA MLI में साइन होने के बाद क्या बन जाता है? कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट। कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया कि आपने DTAA को MLI के हिसाब से अमेंड कर दिया। MLI में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो भी अब DTAA का क्या है? पार्ट है। मतलब DTAA को अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, DTAA को MLI के साथ पढ़ा जाएगा। DTAA को MLI के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे आप अकेला इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ते हो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024, एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 25, एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 26, आप उसको अमेंडमेंट के साथ पढ़ते हो, राइट? एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, वो आपको सेल्फ करने पड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल से इजी से क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे।